हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से सर स्वागत है आप सबका हमारे ब्रांड न्यू लेक्चर में। सर 15 लेक्चर हमारे जो है कंप्लीट होने आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। 14 लेक्चर सर अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सर। 2 हफ्ते हमारे बीत चुके हैं। एंड आई होप आप नोट्स वगैरह सब जो है टाइम टू टाइम बना रहे हो। और नोट्स जो है सर मैं जो है डेली बेसिस पे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। दिक्कत ये हो रही है कि सर जैसे कि आप देख सकते हो फेस कैम भी जो है आज के लेक्चर में हम कर नहीं पा रहे हैं। दिक्कत ये हो रही है सर, दिक्कत ऐसी है कि यार मेरे चल रहे हैं बीकॉम के पेपर्स। बीकॉम के पेपर्स में सीन ऐसा हो रहा है ना कि मैं जो है दोपहर में जो है लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही सुबह में लेक्चर रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। क्योंकि सुबह में सीन ऐसा होता है मैं उठता लेट हूँ। अब वो मेरी गलती है, वो मैं समझ सकता हूँ, मैं थोड़ा सा इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा हूँ। पर ऐसा है कि सुबह मैं थोड़ा सा लेट उठता हूँ, मतलब सुबह उठता हूँ। और मतलब मेरी बीकॉम की तैयारी ऐसी रहती है कि सुबह को अपने पास जो है एक सैम्पल पेपर पड़ा रहता है। और उसी में से जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है एग्जाम में उठ के आते हैं। मतलब लेवल कुछ भी नहीं सर, एकदम मतलब उससे ज़्यादा अच्छा लेवल पे आपका 10th स्टैंडर्ड का पेपर आता है, मैं ऐसे मानता हूँ। है ना, टेंथ स्टैंडर्ड का पेपर ज़्यादा बड़े लेवल का है एज़ कम्पेयर टू ये थर्ड ईयर बीकॉम। है ना। तो इसका ऐसा लेवल है सर, तो इसके लिए मैं तैयारी कुछ खास करता तो हूँ नहीं, लेकिन सुबह को जो है एक पेपर होता है ना सर, एक सैम्पल पेपर होता है। पिछले साल का पेपर होता है, फिर पता नहीं वो कौन से साल का पेपर होता है, वो जस्ट एक बार मेरे को दिख के जाना होता है ना। तो वो देखने के लिए मेरे को एक आइडिया आ जाता है कि भाई ये लोग पूछेंगे क्या। बस उतना ही अपने को देखना रहता है, तो उतने में ना जो है सुबह मेरी निकल जाती है। और उसके बाद जो है घर से जो है मेरा कॉलेज जो है आधा घंटा दूर है। मेरे को ट्रैवलिंग के लिए आधा घंटा लगता है। तो आधा घंटा घर से पहले मैं निकलता हूँ, जस्ट कट टू कट जो है कॉलेज में पहुँच जाता हूँ। इतना मेरा प्रायोरिटी पे वो है नहीं। लेकिन करना तो पड़ता है ना, मतलब अभी डिग्री तो चाहिए। अगर सीए बनना है, सीए में बैठ के प्रैक्टिस का अगर तुमको सोच रहे हो तुम, तो तुमको कोई ना कोई डिग्री चाहिए। एमकॉम बीकॉम वीकॉम कुछ तो करना पड़ेगा तुमको। है ना। तो तुमको जो है तुमको प्रैक्टिस जो है करने के लिए सर्टिफिकेट जो है दिया जाएगा, मेंबरशिप तुमको तभी मिले। मतलब कुछ तो भी ऐसा सीन है कि आपको करना पड़ता है बीकॉम। है ना, वो कंपलसरी रहता है अगर आपको प्रैक्टिस करनी है। जॉब करनी है, अगर मेरे को मेरा ऐसा रहता है कि मेरे को जॉब करनी है तो मैं घंटा नहीं करता। है ना, तो मैं घंटा बीकॉम नहीं करता। लेकिन बीकॉम करना पड़ता है क्योंकि ये पता लग रहा है कि यार प्रैक्टिस अगर करनी है, प्रैक्टिस में तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो तुमको बीकॉम बीकॉम का डिग्री लगेगा। है ना, ऐसा कुछ तो भी सीन है। सीओपी वीओपी तो अपने को तभी मिलता है। तो इसके लिए मैं बीकॉम कर रहा हूँ। है ना। तो उसका मेरा कोई ऐसा प्रायोरिटी है नहीं, लेकिन टाइम जा रहा है उसमें। है ना, 3 घंटे का तो पेपर रहता है। 5 बजे घर आ 5 बजे मतलब पेपर दे के छूटता हूँ। आधा एक घंटा घर आते आते लगता है, थोड़ा बहुत टाइम पास भी करेंगे इधर उधर। है ना। उसके बाद घर पे आने के लिए जो है टाइम लगता है, फिर खाना वाना कुछ खाया नहीं रहता है, घर पे आके खाना वाना खाओ। खाना खाते खाते थोड़ा लेट हो जाता है। फिर इंस्टाग्राम में थोड़े रीले वीले अपने चल रही है, रील वील अपन डाल रहे हैं। अगर तुम इंस्टाग्राम पे हो तो तुम इंस्टाग्राम पे भी अपने को फॉलो कर सकते हो। रील वील शूट करनी होती है, फिर रील वील एडिट करनी होती है। एडिटिंग में ज़्यादा टाइम लग रहा है आजकल। है ना, शूट में तो इतना टाइम नहीं लग रहा है। सोचने में, एक तो समझ में कंटेंट क्या बना है उसको सोचने में टाइम लगता है, और उसको एडिट करने में टाइम लगता है। शूट करने में तो क्या ही, मतलब 60 सेकंड, मतलब तुमको वीडियो खोल के बोलना है बस। तो उसके अंदर कुछ इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन कंटेंट सोचने में और उसको उसके बाद एडिट करने के लिए बहुत टाइम जाता है। तो उसके अंदर सर चीज़ें टाइम जा रही है। उसके साथ साथ अपन लेक्चर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी मेरा ये है कि मैं मल्टीपल जगह तीर मार रहा हूँ, जो अपने से चल गया चल गया। है ना। तो अभी लेक्चर भी अपन जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये एक अपन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन दिक्कत ये है कि मैं फेस कैम क्यों नहीं कर रहा हूँ। फेस कैम ना करने का भी एक रीज़न है, मतलब बेसिकली इतनी पंचायत तुमको मैं इसके लिए बता रहा हूँ ताकि ये बता सकूँ कि मैं फेस कैम क्यों नहीं कर रहा हूँ। आज के लेक्चर में का मेरा जो फेस कैम ना करने का बहाना है, ये सारे बहाने फेस कैम आज के लेक्चर में ना करने के लिए। बस सीन ऐसा है क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है ना, वो कुछ इतना बड़े मतलब ऐसे है, उसके अंदर हाई स्पेसिफिकेशन वगैरह नहीं है। इसके अंदर का जो फेस कैम है ना, वो काफ़ी लो क्वालिटी का है। दिन में क्योंकि सनलाइट रहती है, नेचुरल लाइट रहती है, तो ये एकदम अच्छा परफॉर्म कर जाता है, यानी कि अच्छा क्वालिटी अपने को मिल जाता है फेस कैम के इसमें। लेकिन जब रात होती है सर, रात में इसको जो आर्टिफिशियल लाइट है मेरे पास, वो इसको काम नहीं करती। वो एकदम बहुत ही घटिया सा इसका अंदर जो है फुटेज दिखाते हैं। तो एक उसका मज़ा भी नहीं आता है, और उसके ऊपर लाइट मेरे कॉन्स्टेंटली मुंह पे आती है ना, तो फिर मेरे को थोड़ा सा ऐसी चीज़ समझ में नहीं आती है। मैं फिर थोड़ा सा है ना, मतलब मेरी आंखों में भी थोड़ा सा, जैसे मैं समझ रहा हूँ ना तुम, वो होता है। तो इसके लिए मैं बोला करके यार दिन में लेक्चर रिकॉर्ड किया करेंगे, लेकिन दिन में मेरे को लेक्चर रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो मेरे को रात को लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। अब रात में सीन ऐसा हो रहा है कि लाइट वगैरह एकदम मुंह पे, अगर मैं चलो मुंह पे लेके लाइट में मेरी बैठ भी रहा हूँ, बट वो इतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं दे रहा है मेरे को, सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल रहा है। और मेरे को मतलब है कि यार अपने को थोड़ी अच्छी क्वालिटी के साथ करना है। और लाइट भी थोड़ी सी इरिटेट करती है यार मुंह के सामने। इससे अच्छा दिन में रिकॉर्ड कर लिया करूँ वो लेक्चर, और नेचुरल सनलाइट रहेगी तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन वही है ना, टाइम नहीं निकल रहा है। बस अभी 2 ही पेपर बचे। आज एक पेपर दे गया था, 2 भी नहीं, एक लास्ट पेपर बचा है कल का। तो आज का ये लेक्चर के अंदर फेस कैम आपको देखने को नहीं मिलेगा, कल के लेक्चर में आपको फेस कैम देखने को नहीं मिलेगा, उसके बाद से आपको हर एक लेक्चर में फेस कैम देखने को मिलेगा। इसकी गारंटी मैं देता हूँ। वैसे फेस कैम से मतलब सीन ऐसा रहता है कि थोड़ा सा जो है अपना, मेरे को लगता है थोड़ा सा अपने को इंटरेस्ट और आ जाता है ना। बातचीत मतलब तुम सिर्फ मेरी सुन रहे हो, मतलब मेरी शक्ल नहीं देख पा रहे हो, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं तुमको लगेगा यार ये बंदा मतलब
क्या मतलब थोड़ा ऐसे मतलब इसका देखने को मिलता है तो थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाता ना, ऐसा वाला सीन रहेगा। बट कोई टेंशन नहीं है, कंटेंट तो अपन पूरा तुमको देंगे, अपना मेन काम है कंटेंट को अच्छे से डिलीवर करना, तो वो अपन करेंगे। बाकी फेस कैम जो है तुमको परसों के लेक्चर से जो है देखने को मिल जाएगा। कल एक तुमको और एक एडजस्ट करना पड़ेगा बिकॉज कल लास्ट पेपर है। तेरे को तुमको पता है मेरे को जिम जाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे को जिम स्किप करना भी बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मेरे जिम भी स्किप हो रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं निकल रहा है। रात को जिम जा करके कुछ मतलब नहीं है, तो मैं रात को जा नहीं रहा हूँ अभी भी। चाहे अगर मैं अभी जिम चलेगा तो लेक्चर कब रिकॉर्ड करूँगा, तो पूरा जो है स्केड्यूल जो है बीकॉम ने मेरी मार रखी है। मिलना कुछ नहीं है, बस इसके अंदर तुमको मैं अगर क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा ना तुम हंस दोगे। तुमने तो अभी तक इंटर दिया भी नहीं है और तुम्हारा ग्रुप 2 अभी तक हुआ भी नहीं है ना, तुम फिर भी लिख के आ जाओगे पेपर। उसके अंदर कुछ भी मतलब एकदम भलते भलते चीज़ें पूछेंगे उसके अंदर तुमको, मतलब एकदम मतलब गुस्सा आता है मेरे को तो वो पेपर लिखने के लिए, क्यों लिख रहा हूँ मेरे को ही नहीं समझ में आता, बट लिखना पड़ रहा है, कुछ कर नहीं सकते। बट सही में एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी। अगर तुम में से किसको है ना कि भाई प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करनी, जॉब ही करनी है, मत करो बीकॉम, सारा फालतू है, मतलब दिमाग का स्ट्रेस है और हाथ का स्ट्रेस है, निस्ता पेज भरने को लगाते हो लोग तुमको। एक ऐसा बड़ा सा तुमको जो है एक छोटा सा क्वेश्चन देंगे और छोटे से क्वेश्चन के ऊपर तुम जो है क्या करो, 1-1.5 पेज लिखो। अभी तुमको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, तुम लोग जो है टैक्स तुम लोग पढ़ के आ रहे हो, है ना, जीएसटी तुमने पढ़ा रहेगा। GST-R1 करके एक जो है अपना जो है क्या रहता है, GST-R1 करके एक फॉर्म रहता है। GST-R1 के बारे में हमको जो है इंटर के अंदर कितना पढ़ाया जाता है, थोड़ा बहुत अपने को पता रहता है GST-R1 क्या है वगैरह, है ना। ये लोग बोलते हैं GST-R1 के ऊपर 1 से 1.5 पेज लिख के बताओ। अब GST-R1 के ऊपर 1 से 1.5 बंदा पेज क्या लिखेगा, 1 से 1.5 पेज क्या लिख सकता है, तुम समझ रहे हो, तुम समझ रहे हो दुख। अकाउंट्स के पेपर के अंदर ये लोग अकाउंट्स नहीं पूछते। ये भी आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट चल रहा है ना, बीकॉम की बात करो, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका ये सब्जेक्ट चल रहा है ना, उसके अंदर आखिरी में आपको एक चैप्टर आएगा रेशियो एनालिसिस करके। वो रेशियो एनालिसिस के रेशियोज ये लोग एकदम अकाउंट्स में आके पूछते हैं। अकाउंट्स का एक बैलेंस शीट नहीं पूछते, ड्राफ्ट करने को एक बैलेंस शीट नहीं देते, एक पीएनएल बनाने को नहीं बोलते, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को नहीं बोलते। कुछ कुछ फालतू फालतू जो थ्योरी के क्वेश्चन पूछेंगे और बोलेंगे 1-1.5 पेज लिखो इसके ऊपर, इसके ऊपर 1-1.5 पेज लिखो, 5 मार्क देंगे तुमको। एक अकाउंट्स का सम नहीं ये लोग पूछते क्वेश्चन के अंदर, एक बैलेंस शीट बना दे, ये अकाउंट बना दे, ये लेजर बना दे, कुछ भी नहीं, ब्रांच अकाउंट बना दे, कुछ भी नहीं, एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी का पेपर बनाते। बिल्कुल भाई पेपर मत दो, मैं तो बोलूँगा तुमको, अगर तुमको चाहिए ना बीकॉम के अलावा कुछ और जाके कर लो, इसके अंदर तो मज़ा नहीं है भाई, पेज भरने का काम है। अगर तुमको सही में प्रोडक्टिव कुछ करना है ना, बीकॉम कभी ज़िंदगी में मत करना भाई, ये बात मेरी मतलब तुम मेरी दिल से ये बात समझ लो। बट खैर अपन टाइम पास बहुत कर लिए सर, अभी अपन आते हैं मुद्दे के ऊपर, है ना। तुमने लेक्चर 15 के अंदर मतलब अभी तक अपन जो एकदम सीरियसली एकदम कंटेंट टू कंटेंट चल रहे थे, लेक्चर 15 के अंदर तुमने मेरी दुख भरी कहानी सुन ली बीकॉम की, जो कि मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रही है, फालतूगिरी करवा रही है मेरे से, लेकिन करना पड़ रहा है, कुछ ऑप्शन नहीं है। थर्ड ईयर तक आ चुकी है, बस ये कल का एक आखिरी पेपर दे दूँ तो ज़िंदगी भर बीकॉम को कभी मैं देखूंगा भी नहीं और जिक्र भी नहीं करूँगा उसका, मतलब ऐसा है वो। बट उसके लिए कल का पेपर मेरे को देना पड़ेगा, तो कल भी तुमको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, फेस कैम नहीं रहेगा। आज की बात करते हैं सर, आज की बात करते हैं अपन, कल अपन ने क्या पढ़ा था उसको थोड़ा अपन देख लेते, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते, है ना। कल अपन ने क्या क्या देखा था, तो कल अपन ने जो है देखा था कि यार अपन जो है डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं अपने बिजनेस के अंदर में। ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है हम लोग को ये अश्योर करना है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना हमारे बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करे। अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी हम लोग ने अपने बिजनेस के अंदर डाल रखी है जो कि हमारे बिजनेस के अंदर वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, तो वैसी एक्टिविटी को हटाओ, वैसी एक्टिविटी को बंद करो, तुरंत उसको एलिमिनेट करो अपने बिजनेस से। कोई ज़रूरत नहीं है उसकी तुमको, क्योंकि वो तुम्हारे बिजनेस के अंदर वैल्यू ऐड नहीं कर रही है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ तुम करो ये ध्यान दो, उसको एनालाइज करो, समझो कि वो कुछ ना कुछ वैल्यू तुम्हारे बिजनेस के अंदर ऐड करनी चाहिए। अगर वो वैल्यू ऐड नहीं कर रही है उसको एलिमिनेट करो, उसको हटाओ। कल अपन ने ये देखा था वैल्यू चेन एनालिसिस, जिसमें हर एक जो बिजनेस का प्रोसेस हमने जो है बिजनेस के अंदर लगा के रखा है उसको हम लोग एनालाइज कर रहे थे, समझ रहे थे वो किस तरीके से काम कर रहा है, और ये देख रहे थे कि क्या वो हमारे बिजनेस के अंदर वैल्यू ऐड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है सर। उसके बाद सर अपन ने इसके अंदर ये देखा था कि इसके वजह से सर क्या होता है, ये जब वैल्यू चेन एनालिसिस अपन कर रहे हैं, एक तो अपने को ये पता लग जा रहा है कि यार क्या अपना सीक्वेंस होना चाहिए ऑपरेशंस का। कल मैंने अच्छे से तुमको वॉच का एग्जाम्पल देकर के समझाया था, तो मैं बार बार वो चीज़ को रिवीजन के वक्त रिपीट नहीं कर रहा हूँ। किसको कुछ अगर ये पार्ट समझ में नहीं आ रहेगा तो कल का लेक्चर फिर से जाके देख लो, नहीं तो अननेसेसरीली हम लोग रिवाइज ही करते रह जाएंगे। लास्ट टाइम तुमने देखा था ना अपने लेक्चर 13 में क्या किया, लेक्चर 12 में जो चीज़ पढ़ी वही पूरा अपन रिवाइज करके चले गए। एक तो उसमें मेरी गलती थी कि मैंने जो उसको लेक्चर 12 को थोड़ा सा मतलब फ़ोन पर रिकॉर्ड किया था, तो मेरे को थोड़ा सा वो नहीं आ रहा था, अश्योरेंस नहीं मिल रहा था कि मैंने सही से किया है नहीं किया वगैरह, तो मैं लेक्चर 13 में उसको डिटेल में ले गया। तो वो बार बार जो है अपन उतना डिटेल में रिवाइज नहीं कर सकते, जो जितना इंपॉर्टेंट है मैं उसको उतना वैल्यू दूंगा,
है ना, अपना भी इधर जितना भी काम होगा वो वैल्यू के बेसिस पे होगा, जैसे बिजनेस के अंदर हो रहा है ना। तो इधर सर तुमको जो अगर एग्जाम्पल वगैरह समझ में नहीं आ रहा होगा या फिर याद नहीं आ रहा होगा तो कल का एक बार लेक्चर तुम देख लो, है ना। वॉच का एग्जाम्पल मैंने तुमको अच्छे से दे करके समझाया था कि वॉच के अंदर अपने को प्रोक्योरमेंट, पहले अपन रॉ मटेरियल लेकर आ रहे थे, रॉ मटेरियल लेकर आकर के उसको जो है अपन अच्छे से जो है उसके अंदर की जो मशीन है, पार्ट्स वार्ट्स है, उसको जो है बना रहे थे। रबर अपने को लग रहा था, स्ट्रैप्स अपने को लग रहे थे। फिर अपन ने उसके अंदर आइडेंटिफाई किया था, क्या आइडेंटिफाई किया था कि पहले अपन ग्लास लगा रहे थे तो ग्लास की वजह से क्या हो रहा था, ग्लास टूट जा रहा था, है ना। तो अपन ने क्या बोला, ग्लास पहले नहीं लगाएंगे, ग्लास सबसे एंड में लगाएंगे। ग्लास वाला ग्लास को जो लगाने का प्रोसेस है, जो अपने घड़ी के एकदम फेस पे ग्लास होता है ना, उसको अपन पहले लगा रहे थे। तो पहले लगाने की वजह से क्या हो रहा था, वो टूट जा रहा था। तो अपन ने बोला इसको ही अपन क्या करेंगे, लास्ट में लगाएंगे सबसे, ताकि वो टूटे ना। लास्ट में लगा करके उसको फटाक से जो है अपन क्या करेंगे, बेचने को निकाल देंगे। उसमें ही सर अपन ने एक और एग्जांपल दिया था कि अपन जो है लास्ट में एक प्लास्टिक की जो है उसके ऊपर पैकिंग कर रहे थे, प्लास्टिक का उसके ऊपर एक रैप चढ़ा रहे थे। और जो कि कस्टमर क्या करता था, जो कि कस्टमर उसको इतना ध्यान भी नहीं देता था, जैसे ही उसके हाथ में वॉच आती थी पहले ही उस प्लास्टिक को पाड़ के फेंक देता था। इन्वायरमेंट का नुकसान भी हो रहा था और अपने को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लग रहा था। तो अपन ने देखा वो जो अपन प्लास्टिक रैपिंग का प्रोसेस कर रहे हैं ना, वो अपने लिए कुछ काम का नहीं, वो अपने लिए इररिलेवेंट प्रोसेस है, कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। कस्टमर भी वैल्यू नहीं दे रहा उसको, जैसे ही आता है पहले निकाल के फेंक देता है, और इन्वायरमेंट का भी नुकसान हो रहा है, हमारा भी नुकसान हो रहा है। वो प्रोसेस को एलिमिनेट करो, प्लास्टिक रैपिंग को हटाओ। प्लास्टिक रैपिंग हमारे लिए कोई भी जो है वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है प्रोसेस, उसको हटाओ, उसको एलिमिनेट करो। तो यही अपने को जो है बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि अपन प्रोसेस को डिसाइड कर पा रहे हैं कि अपने सीक्वेंस क्या रहेंगे, अपने कौन सा प्रोसेस अपने पहले करना चाहिए, कौन सा प्रोसेस बाद में करना चाहिए, सीक्वेंस अपन डिसाइड कर पाएंगे। अपनी जो एफिशिएंसी रहेगी वो थोड़ा कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। अब एफिशिएंसी बढ़ रही है, ऑपरेशन का सीक्वेंस एकदम अच्छे से सॉर्ट आउट हो जा रहा है, तो तुमको कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल रहा है, तुमको एक कॉम्पिटेटिव एज मिल रहा है, तुम अपने कॉम्प्यूटर से आगे रह पा रहे हो। कॉम्प्यूटर उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तुम जितना अच्छे से वैल्यू एनालिसिस करोगे, वैल्यू चेन एनालिसिस करोगे, तुम लोग जो है सारी चीज़ों को जो है अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे, और उसके बाद तुम लोग अपने डिसीजन जो है सारे डिसीजन अच्छे से ले पाओगे और अपने कॉम्पिटिटर से आगे रह पाओगे। यही अपना जो है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज जो है कहला जाता है कि बेसिकली आप कॉम्पिटिटर से जो है आगे रहोगे, कॉम्पिटिटर से आप जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे होगे सर। उसके बाद सर अपन ने जो है आगे देखा, आगे अपन ने क्या देखा सर, तो आगे अपन ने देखा कुछ डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती है। अपने जो माइकल पॉटर करके एक भाई साहब है, ये एक इकोनॉमिस्ट है ना, ये काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज भी बनाते हैं, काफ़ी सारी इकोनॉमिक्स के अंदर भी थ्योरी अपनी ये देते। तो इन्होंने स्ट्रैटेजी के अंदर भी अपना जो है थोड़ा सा ज्ञान दिया है, ठीक है ना। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट के अंदर भी काफ़ी सारा ज्ञान दिया है इन्होंने, माइकल पॉटर ने। इन्होंने कल अपने को बताया कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती है आपके बिजनेस की, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपके बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करती है ना। कौन सी सर ये एक्टिविटीज़ होती है जो कि आपके बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करती है? सबसे पहला आता है सर आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का एक्टिविटी। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर क्या हो रहा था, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर हम लोग जो है हमारे रॉ मटेरियल को प्रोक्योर कर रहे थे। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के साथ में अपन सपोर्ट एक्टिविटीज़ को भी निपटाते रहते हैं। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब क्या, रॉ मटेरियल लेकर के आ रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे, प्रोक्योर कर रहे। तो प्रोक्योर का एक सपोर्टिंग एक्टिविटी भी अपन ने जो है यहाँ पे उड़ा दिया। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक को सपोर्ट करने के लिए कौन सा एक्टिविटी आता है, प्रोक्योरमेंट। अपन रॉ मटेरियल को प्रोक्योर कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं अपने फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में प्रोक्योरमेंट अपन ने कर लिया, रॉ मटेरियल लेकर के आ गए। अब क्या करेंगे, अब फाइनल प्रोडक्ट को जो है अपन क्या करेंगे, अपना जो रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट करेंगे फाइनल प्रोडक्ट के अंदर में, है ना। अपना जो रॉ मटेरियल है उसको फाइनल प्रोडक्ट या फिर फाइनल जो भी अपनी सर्विस होगी उसके अंदर अपन कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मशीन का यूज़ करेंगे, मशीनिंग की एक्टिविटी करेंगे, मशीन के अंदर रॉ मटेरियल डालेंगे, मशीन अपना बाकी का काम करके प्रोडक्ट हमको देगी। पैकेजिंग करेंगे, असेंबली करेंगे, टेस्ट करेंगे, देखेंगे प्रोडक्ट सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, बराबर है नहीं है, डिफेक्टिव है, फिर से उसको बनाओ, रेक्टिफिकेशन करो, वो सारा चीज़ अपन करेंगे। इसके साथ सपोर्ट में एक्टिविटी कौन सी थी अपनी, सपोर्ट में एक्टिविटी इसके साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी। मैंने क्या बोला, मशीन के अंदर अपन गुड्स डालेंगे, रॉ मटेरियल डालेंगे, अपने को फाइनल गुड मिल जाएगा, है ना। तो टेक्नोलॉजी का वहाँ पे यूज़ हो रहा है। मशीन माने क्या, अपनी टेक्नोलॉजी, अपन टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक इसकी सपोर्टिंग एक्टिविटी हो गई, इसको भी उड़ा दिया अपन ने। वापस ऊपर आओ, वापस ऊपर अपने मेन एक्टिविटी कौन सी है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब क्या, पहले अपन इनबाउंड ले रहे थे रॉ मटेरियल। अब अपन रॉ मटेरियल को लेकर के उसको फिनिश गुड में ट्रांसफर कर दिया। अब फिनिश गुड उसको जो है अपन क्या करेंगे, आउटबाउंड करेंगे। फिनिश गुड को अपने को बाहर लेके जाना है, वेयर हाउस पे जाकर स्टोर करेंगे। अब फिनिश गुड अपन ने बना दिया, थोड़ा ना फैक्ट्री पे उसको रखेंगे। फैक्ट्री पे तो दूसरे बैच का रॉ मटेरियल आएगा, वो अपने को रखना पड़ेगा, उसके लिए जगह करनी पड़ेगी अपने को। तो जो अपना फिनिश गुड्स अपन ने बनाया उसको किधर, वेयर हाउस में जाकर लेकर रखना पड़ेगा। तो फैक्ट्री से बाहर लेके जा रहे हैं ना, फैक्ट्री से बाहर लेके जा रहे हैं मतलब किधर लेके जा रहे हैं, आउट लेके जा रहे हैं, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। उधर अपने को जो है अपना ट्रांसपोर्टेशन का व्हीकल वगैरह अपने को लेकर के उसके अंदर सारा गुड्स लोड करके वेयर हाउस पे भेजेंगे, होलसेलर के पास भेजेंगे, अलग अलग अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स रहेंगे, अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा, उनके पास भेजेंगे, है ना। तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स अपन वहाँ पे करेंगे। सपोर्ट एक्टिविटी उसको लेकर के कुछ है क्या, उसको लेकर के सपोर्ट एक्टिविटी कुछ नहीं है।
उसके बाद सर अपन आते हैं सर नीचे नीचे आते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स को कौन करेगा सर? ह्यूमन करेगा। अब आपका एक बंदा होगा, ह्यूमन होगा, जो कि मार्केटिंग के पीछे बैठ के दिमाग लगाएगा। एक अपन ने मार्केटिंग का टीम टीम बना के बिठाया होगा कि भाई तुम दिमाग लगाओ कैसे मार्केटिंग करनी है, क्या एडवर्टीजमेंट में अपने को कंटेंट देने का है, क्या एडवर्टीजिंग कैंपेन अपने को चलाना है, वो तुम देखो। तो एक अपन ने टीम बना के रखी रहेगी, एक सेल्स टीम रहेगी जो कि अपना माल बेच रहा होगा, है ना। तो ये अपन ने अलग अलग टीम बना के रखी रहेगी। अब ये अलग अलग टीम के अंदर क्या हो रहा है? एम्प्लॉयज़ है हमारे, लोग हैं, लोग काम कर रहे हैं, लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। उसके लिए सपोर्टिंग एक्टिविटी कौन सी आ गई? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हाईलाइटर ले लेता हूँ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हर एक जगह पे आपको काम आएगा, बिकॉज ऑल ओवर आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर काम कौन कर रहे हैं? एम्प्लॉय लोग काम कर रहे हैं, आपके बंदे काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, उनको आपको मैनेज करना पड़ेगा, उनको आपको हायर करना पड़ेगा, उनको आपको ट्रेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको प्रॉपर मैनेजमेंट लगेगा ना, उस मैनेजमेंट को अपन बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्योंकि ह्यूमन भी एक हमारा रिसोर्स है, तो उस रिसोर्स को अपने को मैनेजमेंट करने के लिए जो है चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑल टूगेदर सारे आपके मेन एक्टिविटीज़ के अंदर सपोर्ट करने वाला है। सारे मेन एक्टिविटीज़ के अंदर वो क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। सेम इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपके सारे एक्टिविटीज़ के अंदर सपोर्ट करेगा। यार अभी आपको फैक्ट्री लगेगा, फैक्ट्री मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आपकी पूरी फैक्ट्री एक सेटअप आपने की रहेगी, आपका बिल्डिंग होगा, फिर आपके वर्कर लोग हो गए जो कि आप अपने इन हाउस आपने वर्कर लेकर रखे, कुछ आपने हो सकता है वर्कर बाहर से मंगाए हो, तो आप उनको जो है स्टे वगैरह भी दे रहे हो, अपनी फैक्ट्री पे उनको रुका रहे हो, तो उनका सारा रहने रहने वगैरह का बंदोबस्त आपने किया रहेगा, है ना। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके ऑर्गेनाइजेशन का चल रहा रहेगा। आपका कैसे कहाँ से फाइनेंस आने वाला है, फाइनेंस का आपका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, सारा कुछ इन्होंने इसके अंदर जो है एक यूनिवर्सल पॉइंट बनाया है इंफ्रास्ट्रक्चर करके। उसके अंदर सारा कुछ इन्होंने चीज़ें आपको बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है आपको जो है ऑल टुगेदर हर एक डिपार्टमेंट पे, हर एक मेन एक्टिविटी के अंदर काम आने वाला है। उसके बाद सर अपन ने लास्ट एक्टिविटी देखी कौन सी? सर्विस वाली। यार अपन ने देखा था इसके अंदर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था साइकिल का, कि मैंने अमेजोन से साइकिल ऑर्डर करी। साइकिल मैंने जब ऑर्डर करी तो फोटो में वो लोग दिखा रहे थे मस्त एक बंदा है साइकिल चला रहा है, मैं भी खुश हो गया, मैंने भी साइकिल ऑर्डर कर दी। लेकिन जब फिजिकली साइकिल मेरे पास डिलीवर हुई तो मैंने देखा ये तो पार्ट पार्ट में डिलीवर हुई है। अब मेरे को तो साइकिल बनाना आता नहीं है, मैंने लगाया अमेजोन में कॉल, मैंने बोला भाई ये क्या है? मैंने तो साइकिल ऑर्डर की थी, तुमने तो मेरे को इसके पार्ट्स बेचे, है ना। तो अमेजोन ने क्या बोला? सर हम लोग साइकिल को ऐसे ही बेचते हैं, आप टेंशन मत लो, एक नंबर दे रहे हो उसके अंदर मिस कॉल करो, बंदे आपको सामने से कॉल करेंगे और आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के आपके घर पे आकर के साइकिल जो है फिक्स करके चले जाएंगे, आपकी साइकिल जो है बना करके रेडी करके इंस्टॉल करके आपको दे के चले जाएंगे। तो ये अपन क्या दे रहे? सर्विस दे रहे। अब इस सर्विस से क्या हो रहा है? वो जो प्रोडक्ट हमने उसको बेचा ना, उसकी जो वैल्यू है वो मेंटेन हो रही है। वैल्यू ऐसे नहीं हो रही है, इनहेंस हो रही है। अभी तक तो उसने उसको यूज़ ही नहीं किया है ना, तो उसको यूज़ जब वो करेगा तभी उसको पता लगेगा कि यार वो कितनी साइकिल अच्छी है एंड ऑल, वो सारी चीज़ें उसको पता चलेगी कस्टमर को। तो अभी तो उसके प्रोडक्ट को अपने को तैयार करके देना है, तो उसकी वैल्यू को अगर अपने को मेंटेन करना है तो इंस्टॉलेशन की सर्विस अपने को देनी पड़ेगी। अगर इंस्टॉलेशन की सर्विस अपन ने नहीं दी तो वो सर वो उसकी वैल्यू जो है वो वैल्यू उसकी मेंटेन ही नहीं हो पाएगी। वो क्या करेगा? वो साइकिल को थोड़ा ना किसी दूसरे दुकान के पास लेके जा सकता है। दूसरा दुकानदार क्या बोलेगा? भाई साइकिल ही तूने मेरे यहाँ से लेनी चाहिए थी, तो मैं तेरे को वन पीस साइकिल देता, इसे पार्ट पार्ट नहीं बेचता देखो, है ना। तो ये अमेजोन ने जो उसको जिस तरीके से प्रोडक्ट बेचा है ना, तो उसको उसकी वैल्यू मेंटेन करने के लिए वो इंस्टॉलेशन का सर्विस भी जो है उसको देना पड़ेगा। सर कल तक का पार्ट मेरे ख्याल से आपको क्लियर रहेगा। कल तक का पार्ट अपन ने इधर तक रिवाइज कर लिया है। आज अपन बढ़ेंगे, हमारे मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे और मस्त बढ़िया सी चीज़ अपन जो है अभी देखने वाले हैं सर, जो है इंडस्ट्री का एनालिसिस अपन करने वाले। डिफरेंट डिफरेंट सर एनालिसिस अपन जो है कर चुके हैं। अभी जस्ट अपन ने इससे पहले प्रोडक्ट का एनालिसिस किया था, अब अपन ने वैल्यू का एनालिसिस किया, अब अपन जो है क्या करने वाले? इंडस्ट्री का जो है एनालिसिस करने वाले, हमारी इंडस्ट्री को समझने वाले। अपनी कोई भी इंडस्ट्री ले लो, चाहे आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लो, क्लोथ्स की इंडस्ट्री ले लो, रिटेल इंडस्ट्री ले लो, एफएमसीजी इंडस्ट्री ले लो, कोई भी इंडस्ट्री ले लो, खाने पीने की, कपड़ों की, जूतों की, कोई भी इंडस्ट्री ले लो सर। हर एक इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे सर? आपको काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे, आपको कस्टमर मिलेगा, है ना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग मिलेगी, कंपटीशन एकदम तगड़ा चल रहा होगा हर एक चीज़ में, है ना। उसके बाद सर आपका क्या होगा? तो उसके बाद सर आपके वेरियस अदर फैक्टर्स जो है आपके पास होंगे, बायर्स होंगे, सेलर्स होंगे, है ना, कस्टमर्स आएंगे आपके पास, बहुत सारे सप्लायर्स होंगे। उसके बाद सर अब बायर आ रहा है तो बायर थोड़ा ना इसे आके प्रोडक्ट कितने का है भैया, आप बोलोगे 200 रुपये, वो बोलेगा ठीक है दे दो, ऐसे थोड़ा ना, वो बार्गेनिंग करेगा, है ना, वो बार्गेनिंग करेगा। एक सेकंड रुक जाओ, मेरी बैटरी लो हो गई है। मेरी नहीं है, लैपटॉप की बैटरी लो हो गई, मेरी तो फुल बैटरी है। एक सेकंड, चार्ज पे लगा दूँ, एक सेकंड ना। हाँ सर, तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, इंडस्ट्री के अंदर सर आप रहोगे, आपके साथ आपका कंपटीशन रहेगा, सप्लायर्स रहेंगे, बायर्स रहेंगे,
इन सारे जो जितने भी फैक्टर्स हैं ना, ये सारे फैक्टर्स को अपने को समझना है, बायर सप्लायर, ठीक है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं ना आपके इंडस्ट्री के, इस सारे एलिमेंट्स को अपने को आज जो है समझना है, ठीक है ना, इस सारे एलिमेंट्स क्या बोल रहा हूँ, एलिमेंट्स को जो है अपने को समझना है, और ये सारे एलिमेंट्स को समझ करके अपन अपने इंडस्ट्री को जो है एनालाइज कर पाएंगे अच्छे से। तो ये जो इंडस्ट्री को अपन एनालाइज करने का जो मतलब, ये इंडस्ट्री को अपन एनालाइज कर रहे हैं, तो एनालिसिस अपन करेंगे हमारे 5 फोर्स मॉडल अपन बोलेंगे। जब अपन एनालिसिस करेंगे तो इस 5 फोर्स मॉडल को अपन समझ करके जो है इंडस्ट्री को जो है एनालाइज कर पाएंगे। अगेन ये 5 फोर्स मॉडल जो है किसने दिया, तो आपके पॉर्टर भाई साहब ने जो है आपको जो है ये 5 फोर्स मॉडल दिया है। ये 5 फोर्स मॉडल से आप क्या कर पाओगे, तो ये 5 फोर्स मॉडल से आप जो है आपकी इंडस्ट्री को जो है एनालाइज कर पाओगे, इंडस्ट्री को जो है आप समझ पाओगे, चाहे फिर वो इंडस्ट्री कोई भी क्यों ना होने दो, है ना, मैंने आपको बताया। उसके बाद सर हम लोग सबसे पहले फोर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला फोर्स बोल रहा है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। सबसे पहले समझते हैं सर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस की इस फोर्स को। सर ये फोर्स जो है, ये फोर्स के अंदर क्या हो रहा है ना सर, एक इंडस्ट्री है ना। से फॉर एग्जांपल अपन जो है जूते बनाने वाली इंडस्ट्री में, नाइकी है, अपन एडिडास है, अपन पूमा है, अपन कोई भी तुम्हारी जो फेवरेट कंपनी है तुम अज्यूम कर सकते हो, अपन जूते बना रहे हैं, है ना, अपन जूते की इंडस्ट्री में सर क्या हो रहा है ना सर, मैं जो है से फॉर एग्जांपल जो है नाइकी हूँ, है ना, मेरे सर और मेरे कॉम्पिटिटर कौन से, पूमा हो गए, एडिडास हो गए, है ना, स्केचर्स हो गया, अलग अलग आपके जो है ब्रांड चलते हैं, ठीक है ना, बाटा हो गया, अलग अलग ब्रांड है ना, अलग अलग जूते बनाने वाले ब्रांड है, ठीक है। अब ये सारे कॉम्पिटिटर है आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, मस्त एकदम आराम से सुख शांति से जो है जीवन जिनका ये चल रहा है ना, बीत रहा है ना। अचानक से सर मार्केट में खबर उठती है, अपने मुकेश भाई जूते का ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। रिलायंस जियो है, वैसे ही मुकेश भाई कुछ जो है रिलायंस शूज़ निकालने वाले, है ना, ऐसा कोई तो ऐसा ब्रांड हो अपना निकालने वाले, जूते का ब्रांड, ठीक है। सब लोग अभी घबरा गए, नाइकी वाइकी सब घबरा गया, बोला यार मुकेश भाई अभी पहले ये टेलीकॉम में गया, टेलीकॉम में जूते अपना इंटरनेट फ्री करके सबको इंटरनेट दिलवाया, आपके इधर जूते फ्री करके सबको जूते पहनवाएगा क्या, कुछ भी कर सकता है मुकेश भाई, है ना। तो ये जो है एक क्या न्यूज़ क्या फैल गई, न्यूज़ ये फैल गई कि यार मार्केट के अंदर एक नया कॉम्पिटिटर आने वाला है, मार्केट के अंदर एक नया बंदा जो है एंट्री लेने वाला है सर, ठीक है। तो अब जो है आपस में जो है क्या हो जाएगा, ये जितने भी कंप्यूटर है आपस में इनके इसमें तहलका मच जाएगा कि भाई मुकेश भाई आ रहे जूते के इंडस्ट्री में, भाई सावधान हो जाओ, अपना मार्केट शेयर जो है अभी तो जाने वाला है सर। नाइकी वाइकी सबको खबर लग गई सर, है ना। अब इधर क्या हो रहा है ना, अब लोग डर क्यों रहे हैं, डर इसलिए रहे क्योंकि जब नया एंट्रेंट मार्केट के अंदर आएगा ना तो वो पूरी मार्केट को हिला देगा, है ना। अब वो डर इसके लिए नहीं रहे कि मुकेश भाई मार्केट के अंदर आ रहे हैं, है ना, मुकेश भाई को 2 सेकंड के लिए साइड रखो। अब वो डर इसके लिए रहे क्योंकि कोई भी अगर नया एंट्रेंट मार्केट के अंदर घुसता है, कोई भी नया बंदा, कोई भी नया कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर एंट्री लेता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें को जो है डिस्टर्ब कर लेगा, बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी तक एकदम स्टेबल चल रही थी ना, वो सारी स्टेबिलिटी को हिला देगा, है ना। वो प्रॉफिटेबिलिटी हमारी छेड़ेगा, वो कोशिश करेगा कि प्रोडक्ट सस्ते दाम पे दे, सस्ते दाम पे प्रोडक्ट देगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका सस्ते दाम पे अगर वो देगा किसी भी प्रोडक्ट को तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको भी दाम आपका सस्ता करना पड़ेगा ताकि लोग कस्टमर जो है उसके प्रोडक्ट की तरफ जो है ना जाए, आपके प्रोडक्ट को ही खरीदे, है ना। वो जब आएगा तो और भी ज़्यादा जो है आपका प्रोडक्शन जो है बढ़ जाएगा। एक पर्टिकुलर गुड जैसे फॉर एग्जांपल जूते मार्केट में जो है 1000 पीस ही जो है चलते थे, चाहे वो नाइकी के हो, पूमा के हो, 1000-2000 क्वांटिटी जो है ओवरऑल, मतलब ये तो मैं बहुत छोटा फिगर बोल रहा हूँ, बट ओवरऑल जितने जूते मार्केट में बिकते थे फॉर एग्जाम्पल 1000-2000-3000, अब वो आएगा तो आपकी प्रोडक्शन का जो ओवरऑल प्रोडक्शन रहेगा, ओवरऑल सप्लाई जो रहेगा, सप्लाई बढ़ेगा। एंड अपन ने देखा है जब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाता है ना, डिमांड एकदम से कम हो जाती है। जब आप कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एकदम सप्लाई कर देते हैं, एकदम एक्सेसिव सप्लाई, अनलेस एंड अनटिल वो एक नेसेसिटी नहीं है ना, तो क्या हो जाता है सर, डिमांड थोड़ी सी कम हो जाती है सर। कस्टमर देखता है कि यार इतना सारा सप्लाई मार्केट में पड़ा है, कोई खरीद रहा नहीं है, मैं ही क्यों खरीदूँ बैठ के, है ना, जान दो अपन कुछ और खरीदेंगे, कुछ अपना अभी मैं ये प्रोडक्ट से बोर हो गया, अब मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए नहीं। तो ऐसा सर एक्सेसिव सप्लाई वो कर देगा, बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर सप्लाई हो जाएगा ना, कस्टमर लोग इतना जो है सेल का फिर इतना ज़्यादा सेल अपना होएगा नहीं, कस्टमर लोग इतना सारा डिमांड दिखाएंगे नहीं। ये एक दिक्कत हो रही है न्यू एंट्रेंट की वजह से। और भी ऐसी काफ़ी सारी जो है मल्टीपल दिक्कतें होने वाली है, वो प्राइस कम करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी, है ना, और भी अपने को जो है मल्टीपल एरियाज़ पे जो है वो आकर के क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। तो अपन डर इसकी वजह से नहीं रहे कि मुकेश भाई मार्केट के अंदर रहे, अपन डर इसके लिए रहे क्योंकि एक नया कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर आ रहा है। जब वो नया कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर आएगा तो चीज़ें जो है बहुत सारी नीचे ऊपर होगी। अभी तक तो स्टेबल चल रहा था एकदम, है ना, 3-4 वही कॉम्पिटिटर थे, आपस में भिड़ रहे थे, ठीक है, तो सब लोग एकदम जो है आपस में जो है सब एकदम फेमिलियर हो गए थे। अब एक नया बंदा जब मार्केट के अंदर घुस रहा है ना, ऑल टुगेदर मार्केट को अपने हिसाब से जो है चलाने को वो देखेगा, है ना, वो जो है सबके मार्केट शेयर जो है थोड़े थोड़े जो है लेने को देखेगा। तो अपने को उसके लिए जो है एक क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अपने ऊपर थ्रेट आ जाएगा, ठीक है सर। तो पॉटर के 5 फोर्स मॉडल से हम लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्री को समझेंगे। इंडस्ट्री को अगर अपने को समझना है
ठीक है ना, पॉटर के 5 फोर्स मॉडल को यूज़ करके। तो सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि क्या है, कोई इंडस्ट्री के अंदर नया एंट्रेंट घुसने वाला है क्या। जो भी इंडस्ट्री के अंदर अपन ने जूते जूते की इंडस्ट्री उठाई है अपने एग्जाम्पल के लिए, तो उसके अंदर अपने को ये देखना पड़ेगा क्या नया एंट्रेंट मार्केट के अंदर घुसने वाला है क्या। क्योंकि अगर नया एंट्रेंट मार्केट के अंदर घुसा है ना, नया एंट्रेंट मार्केट के अंदर घुस रहा, तो वो क्या करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम कर देगा। प्रॉफिटेबिलिटी क्या कर देगा, कम कर देगा। क्यों? क्योंकि वो नया प्रोडक्शन ऐड कर लेगा, नया प्रोडक्शन कैपेसिटी ऐड कर लेगा, ठीक है ना। अपने जो है लार्ज लार्ज एकदम स्केल पे जो है वो प्रोडक्शन करना शुरू करेगा, है ना। प्रोडक्शन जो है ऑल टुगेदर बढ़ जाएगा। पहले 1000-2000 जूते बिक रहे थे मार्केट के अंदर, अब जो है 3000-4000 जूते बिकेंगे। पहले सिर्फ 1000-2000 जूतों का सप्लाई हो रहा था, अब 2000-3000-4000-5000 तक के जो है जूते आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ 2-3 नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर में, है ना। मुकेश भाई आ रहे हैं, तो वो थोड़ा ना मतलब छोटा मोटा प्रोडक्शन लेकर आएंगे अपने साथ, अच्छा खासा बड़ा प्रोडक्शन लेकर आएंगे अपने साथ, ठीक है ना। तो अब प्रोडक्शन का जो आपका क्वांटिटी है ना, गुड्स बनाने की क्वांटिटी जो है वो कहीं ना कहीं आपकी बढ़ जाएगी। सप्लाई इसकी वजह से बढ़ जाएगा, सप्लाई इससे बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा। अपन ने देखा है एक्सेसिव सप्लाई आ गया मार्केट के अंदर, तो बायर बोलेगा कि भाई मेरे को जो इतना इतना तुम लोग इतने बल्क क्वांटिटी के अंदर माल बना रहे हो, तो तुम इतना महंगा क्यों चार्ज करो, थोड़ा सस्ता करो दाम को। इतना सप्लाई है ना, इतना सप्लाई है तो मैं क्यों ज़्यादा प्राइस पे करूँ। अगर जब अपन देखते हैं सप्लाई कम है ना, और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस अपन देखते हैं बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। बेसिक अपन इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ के आ रहे है ना। और जब अपना सप्लाई क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिमांड धीरे धीरे कम होने लगती है, और प्राइस भी अपने को उसकी वजह से क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, ताकि डिमांड को जो है अपन अच्छी खासी जो है बनाए रखे। तो प्राइस सर कम करना पड़ता है अपने को उसकी वजह से, नए नए एंट्री की नए बंदे की एंट्री लेने की वजह से। एंड कैन सब्सटेंशियली इरोड एग्जिस्टिंग फर्म्स मार्केट पोजीशन। जो आपका एग्जिस्टिंग फर्म के मार्केट पोजीशन रहते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं खतरे में आ जाते हैं। अब क्योंकि नया बंदा आया है, उसको भी मार्केट शेयर चाहिए, तो वो किसका मार्केट शेयर लेगा। ऑलरेडी जो है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जितना शेयर लेके बैठे रहेंगे, उनसे कुछ थोड़ा थोड़ा शेयर सबसे छीनेगा, जितने भी कॉम्पिटिटर होंगे, है ना। तो अपना जो अपन जो है अगर अपन एज ए नाइकी देखे, तो नाइकी का भी तो शेयर जाएगा ना कुछ मुकेश भाई आ चुके हैं, तो थोड़ा ना ऐसे ही थोड़ा ना टाइम पास करने के लिए है वो। सबका सबसे सबसे उनका जो शेयर है वो थोड़ा थोड़ा लेना है कि भैया अभी मेरे को भी मार्केट के अंदर अपना जो रुतबा चाहिए भाई, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा शेयर तुमसे लूँगा, है ना। तो वो करने की कोशिश करेंगे, अपनी अलग उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। तो इसके लिए अपने को खतरा पड़ रहा है। न्यू एंट्रेंट्स आर ऑलवेज अ पावरफुल सोर्स ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन बढ़ेगा। अगर आपको याद आ रहा रहेगा ना, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अपन ने क्या देखा था, जेठालाल का एक एग्जाम्पल देखा था। वापस मैं तुमको दिखा रहा हूँ, नहीं क्योंकि नहीं तो इसमें टाइम जाएगा, नहीं तो मैं तुमको वापस वो वाली वीडियो प्ले करके दिखा सकता था। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट के कंसेप्ट को समझने के लिए भी वो जो वीडियो है ना, वो काफ़ी जो है यूज़फुल है। तो अगर तुमको वो लेक्चर याद है, कौन से तो भी लेक्चर में मैंने बताया था ना, चैप्टर 2 को शुरुआत करने से पहले, मेरे ख्याल से सेवन्थ लेक्चर की वो बात है ना। सेवन्थ लेक्चर के अंदर अपन ने जेठालाल, नट्टू काका और बागा को बुलाया था। तो उसके अंदर अगर सीन तुमको याद होगा क्या हुआ था, तो सीन क्या हुआ था, सीन कुछ ऐसा हुआ था कि भाई नट्टू काका और बागा ने आइडेंटिफाई किया था कि क्या मार्केट के अंदर नया कंपटीशन आने वाला है। तो वो जेठालाल को वो बोल रहे थे कि यार मार्केट के अंदर सेठ जी नया कंपटीशन आने वाला है, अपने लिए तो थ्रेट आने वाला है, आपने कुछ सोचा है। तो जेठालाल ने तुरंत बोला था कि बहुत अच्छी बात है भाई, मार्केट के अंदर कंपटीशन आ रहा है तो आने दो, है ना। इससे क्या होगा, हमारा उनका वो लोग जो है ज़्यादा इसमें प्रोडक्शन करेंगे, क्वांटिटी में ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे, माल उनका ख़राब निकलेगा, डिफेक्टिव माल बेचेंगे, और उसकी वजह से कस्टमर लोग जो है उनको पसंद नहीं करेंगे, फिर वो हमसे आके जो है हमसे आके जो है शॉपिंग करेंगे। उसके अंदर जेठालाल ने ये भी बोला था, कंपटीशन बढ़ रहा है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, अपने को भी जो है अपने को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि अपन भी और ज़्यादा अच्छी तरीके से एकदम हार्डवर्क करें अपन भी, है ना। ये भी जो है जेठालाल ने बोला था। तो क्या बोल रहा था जेठालाल उधर कि पावरफुल सोर्स ऑफ कंपटीशन है, अच्छा अपने को कंपटीशन देंगे तो अपने को भी उससे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। डेफिनेटली अपने को भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अपना भी शेयर वो छीनेगा, लेकिन अपने को भी उससे वापस अपना शेयर छीनने के लिए जो है मोटिवेशन मिलेगा। तो अपने लिए वो भी एक अच्छी बात है कि अपने अंदर लड़ने की जो भूख है वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। आगे देखते सर, आगे क्या बोल रहा है वो, द न्यू कैपेसिटी एंड प्रोडक्ट रेंज दे ब्रिंग इन थ्रू अप न्यू कॉम्पिटेटिव प्रेशर। जो भी उन्होंने नई कैपेसिटी लेकर के आ रहे हैं, नया प्रोडक्ट लेकर के आएंगे, अब वो थोड़ा ना कॉपी करके प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं। कॉपी करके प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं तो ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट है, उनका प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा कस्टमर। हाँ, अगर वो हमसे सस्ते दाम में दे रहे हैं तो कस्टमर उधर जाएगा, उनका प्रोडक्ट हम मतलब हमारे जैसा सिमिलर प्रोडक्ट खरीद के आएगा वहाँ से, क्योंकि उसको दाम वहाँ पे सस्ता मिल रहा है ना। लेकिन अगर वो सिमिलर दामों पे, मतलब हमारे जितने दामों पे एकदम कॉपी करके प्रोडक्ट बेच रहा है, तो लोग उसका माल क्यों खरीदेंगे, लोग तो ओरिजिनल माल खरीदेंगे। प्राइस तो उनको वहीं पे भी सेम बढ़ना है, यहाँ पे भी सेम बढ़ना है, तो फिर वहाँ पर कुछ मज़ा नहीं आएगा। मज़ा उसको कब आएगा, जब वो एक नया प्रोडक्ट का रेंज लेकर आया, नया अपना कुछ इनोवेशन करके मार्केट के अंदर लाए, तभी कस्टमर जो है उसका जो है प्रोडक्ट खरीदेगा। अगर वो हमारा ही सेम टू सेम प्रोडक्ट बेच रहा है, सेम प्राइस पे बेच रहा है, तो क्यों उससे कस्टमर खरीदेगा। जब वो कोई नया प्रोडक्ट सेम प्राइस पे या फिर हमारे भी कम प्राइस पे बेच रहा है,
तो कस्टमर जो है वहाँ पे जाकर के खरीदेगा। तो उसको ये बात ध्यान में रखना है कि वो जो नया कॉम्पिटिटर आ रहा है वो क्या करेगा, नई कैपेसिटी लेकर आएगा, साथ साथ नया प्रोडक्ट रेंज भी लेकर के आएगा। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, हमारे ऊपर प्रेशर आएगा, हमको भी जो है कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करना पड़ेगा ताकि हम लोग उसको टैकल कर सके। एंड द बिगर द न्यू एंट्रेंट द मोर सीवियर द कॉम्पिटिशन इफेक्ट। जितना ज़्यादा बड़ा आपका नया एंट्रेंट हो ना, उतना ज़्यादा आपका कंपटीशन इफेक्ट जो है बढ़ जाता है, उतना ज़्यादा आपका जो है कंपटीशन बढ़ जाता है। इधर जैसे कि कितना ज़्यादा बड़ा आपका जो है, अपन ने जो एग्जांपल लिया है शूज़ के अंदर, नाइकी और एडिडास पूमा इनकी फट गई है। क्यों? क्योंकि एकदम बड़ा नाम इसके अंदर आ रहा है इंडस्ट्री के अंदर, मुकेश भाई आ रहे हैं एकदम इंडस्ट्री के अंदर। तो ये लोग सारे एकदम जो है एकदम घबरा गए कि भाई मुकेश भाई जितना बड़ा अपना कॉम्पिटिटर होगा ना, उतना ज़्यादा कंपटीशन हमारे लिए जो है हमको जो है कॉम्पिटेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि हमारे ऊपर हमारा शेयर उतना ज़्यादा उसके पास पोटेंशियल होगा कि वो हमारा शेयर खींच सकता है उसको, क्योंकि एक्सपीरियंस भी है ना उसके पास, रिसोर्सेज है। अभी मुकेश भाई से ये लोग क्यों डरेंगे? अगर मुकेश भाई एक नॉर्मल बंदा होता हमारे जैसा तो उससे कोई भी नहीं डरता। लेकिन मुकेश भाई के पास आज की डेट में बहुत सारा पैसा है, उनके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, उनके पास इतने सारे लोग हैं, इतनी बड़ी उनकी टीम है रिलायंस की, है ना। तो वो अगर किसी बिजनेस के अंदर जा रहे, वो कोई नई इंडस्ट्री के अंदर पैर रख रहे, तो वो एक बहुत बड़े कंप्यूटर माने जाएंगे, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज है आज के डेट में, जो कि बाकी किसी नॉर्मल बंदे के पास नहीं है। उनके पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है ना। उनके पास इतना बड़ा नाम है रिलायंस का, तो वो उसको लेकर के आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो डेफिनेटली जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव होंगे। तो इसके लिए जो है कॉम्पिटिटर लोग जो है और ज़्यादा डर रहे हैं, है ना। मेरे ख्याल से तुमको समझ में आ रहा है ना। अपन इंडस्ट्री को समझ रहे हैं, इंडस्ट्री को समझने के लिए अपने को माइकल पॉटर ने बोला कि मेरा 5 फोर्स मॉडल लो, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इसके अंदर जो पहला फोर्स है, वो पहला फोर्स का नाम है द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, है ना। देखो इंडस्ट्री के अंदर कोई नया एंट्रेंट तो नहीं आ रहा है, इंडस्ट्री को समझना है ना तुमको। नया एंट्रेंट को देखो, नया एंट्रेंट आ रहा है कि नहीं, नया बंदा कोई मार्केट के अंदर घुस रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर नया बंदा मार्केट के अंदर घुसेगा, आपकी इंडस्ट्री का जो इन्वायरमेंट है ना वो पूरी तरीके से बदल जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा, मार्केट शेयर इरोड होगा। ये आपकी इंडस्ट्री में सिचुएशन होनी रहेगी। तो ये सिचुएशन को समझना है, तो ये देखना पड़ेगा क्या कोई नया बंदा एंट्री लेने वाला है कि नहीं। समझ रहा है तुमको? मेरे ख्याल से सबको समझ रहा रहेगा। 2 सेकंड एक बार देख लो इधर तक का क्या है क्या नहीं, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। ओके सर, तो मेरे ख्याल से तुम लोग इतना देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते सर, आगे देखते हैं क्या बोलता है सर वो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट के अंदर क्या बोल रहा है। न्यू एंट्रेंट ऑल्सो प्लेस अ लिमिट ऑन प्राइजेस एंड अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेस। ये तो अपन ऑलरेडी देख चुके, कोई नई बात नहीं है सर। और फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी टेंड्स टू बी हायर व्हेन अदर फर्म्स आर ब्लॉक्ड फ्रॉम एंटरिंग द इंडस्ट्री। सर अगर जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन मिल रहे कम है ना, अगर इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ दो तीन ब्रांड्स ही है, दो तीन कॉम्पिटिटर ही है, तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट जो है ज़्यादा होने के चांसेस है। बिकॉज नया बंदा नहीं है, अगर आपका कोई भी मतलब ज़्यादा लोग नहीं है आपके इंडस्ट्री के अंदर, से फॉर एग्जाम्पल नाइकी है, पूमा है, एडिडास है, बस जूते बनाने वाली कंपनियों के अंदर ये तीन ही कंपनी है। तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हायर होगी, क्योंकि इनका प्रोडक्शन लिमिटेड होगा, है ना। ये लोग ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे होंगे, लिमिटेड प्रोड्यूस कर रहे रहेंगे, लिमिटेड सप्लाई होगा, सप्लाई पूरा इन तीनों के ही कंट्रोल में होगा। तो प्राइजेस भी इन तीनों के ही कंट्रोल में होंगे, है ना। तो प्राइस अगर इनके कंट्रोल में है तो ऑब्वियसली इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है ये लोग हायर रखने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे। तो जितना ज़्यादा लिमिटेड कॉम्पिटिशन है ना, उतना ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए, उतना ज़्यादा तुम प्रॉफिटेबल बनोगे। जितना ज़्यादा कम कॉम्पिटिशन है, जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ते जाएगा, ऊपर जितनी भी चीज़ें अपन ने देखी ये वाली, है ना, ऊपर जितनी भी अपन ने ये वाला पार्ट जितना भी अपन ने देखा है ना, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ते जाएगा ना, ये सारे पार्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें अपन ने पढ़ी है कि भाई प्रॉफिट कम होगा, प्राइसेस कम होंगे, है ना, उसके बाद सप्लाई बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें आपकी जो है होने लग जाएगी। सारी चीज़ें जो है क्या होने लग जाएगी, ये सारी चीज़ें होने लग जाएगी। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके ऊपर एडवर्स इफेक्ट आएगा, आपकी फर्म के ऊपर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है इसका असर जो है बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा आपकी फर्म के लिए। तो इसलिए आपके लिए अच्छा, आपकी फर्म के लिए अच्छा क्या है कि जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन कम रहे उतना ज़्यादा अच्छा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी हाई रहेगी, प्राइस आपके कंट्रोल में रहेगा, सप्लाई आपके कंट्रोल में रहेगा, तो सारा कुछ आप आपके हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको टेंशन नहीं रहेगी किसी भी बात की कि भाई कोई तीसरा बंदा मार्केट के अंदर आ गया और उसकी वजह से मेरे मार्केट शेयर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, फिर प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। सारा कुछ आपके कंट्रोल में रहेगा और आपके लिए अच्छा है वो चीज़, है ना।
अगर आपको ये चीज़ करनी है कि अगर आप चाहते हो कि सारा कुछ आपके कंट्रोल में रहे, ठीक है ना, तो आपको ये अश्योर करना पड़ेगा कि कोई भी मार्केट के अंदर नया कंपटीशन नहीं आ रहा है। चल अभी 3-4 जितने भी फर्म्स है उतने ठीक है, इतने मेरे को काफ़ी, इससे ज़्यादा और कंपटीशन नहीं बढ़ना चाहिए। इससे ज़्यादा और कंपटीशन बढ़ा तो मेरा प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगा। तो अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे ये कंपटीशन जो है बढ़े ना, ठीक है। तो अपन एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं अपन। क्वेश्चन क्या है समझो सर, टू डिस्करेज न्यू एंट्रेंट्स। अभी आप क्या बोलना चाह रहे हो कि आपके नए एंट्रेंट्स को है ना अपन मार्केट के अंदर घुसने नहीं देंगे, क्योंकि नए एंट्रेंट्स मार्केट के अंदर घुस रहे तो प्रॉफिट कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। हमारे लिए ये चीज़ें जो है फायदेमंद साबित नहीं हो रही है। तो अपने को ये न्यू न्यू जो बंदा एंट्री ले रहा है ना, अपना जो मुकेश भाई एंट्री ले रहा है ना जूते की इंडस्ट्री में, इस मुकेश भाई को अपने को रोकना है। इसको अपने को जो है मार्केट के अंदर एंट्री लेने देनी नहीं है ना। कोई भी नया कॉम्पिटिटर, ये तो अपन अपना एग्जाम्पल के लिए ले रहे, तुम मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो बात, तो कि अपने को नए एंट्रेंट को इंडस्ट्री के अंदर रुकने से जो है रोकना है ना। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन पढ़ रहे हैं कि क्या बैरियर्स हो सकते हैं इस बंदे की एंट्री के लिए, है ना। क्या कांटे हम इसके रास्ते में बिछा सकते हैं, क्या स्पीड ब्रेकर्स हम लोग इसके रास्ते में डाल सकते हैं जिसकी वजह से ये इस रास्ते पे आए ही ना, है ना। जिसकी वजह से क्या नहीं हो, जिसकी वजह से वो उस रास्ते पे आए ही ना। ऐसे कांटे डाल दो, डेड एंड लगा दो, नाकाबंदी कर दो उधर, मतलब कुछ भी कर दो, मतलब वो उस रास्ते पे नहीं आना चाहिए बस। और कोई दूसरी इंडस्ट्री में जा, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमारी इंडस्ट्री में मतलब, क्योंकि तो हमारी इंडस्ट्री में आएगा तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट करेगा, है ना। सीधा सीधा असर कंपनी के प्रॉफिट पे हो रहा है। कंपनी के प्रॉफिट को जो है, कंपनी के प्रॉफिट पे असर पड़े, ये कंपनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। तो उसको क्या करना, उसको न्यू एंट्रेंट्स को इंडस्ट्री के अंदर आने से रोकना है। उसके लिए क्या क्या बैरियर्स वो लगा सकता है, क्या क्या बैरियर्स जो है बन सकते हैं। सबसे पहला बैरियर आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट। नया बंदा मार्केट के अंदर आ रहा है, ये अपना डिस्कशन जो है मेरे ख्याल से पहले अपन ने ऊपर से कहीं कहीं कहाँ पे तो भी किसी कंसेप्ट में ऊपर से डिस्कस किया हुआ है कि नए बंदे की एंट्री को मार्केट के अंदर आने से, मतलब कैसे रोके नए बंदे को मार्केट के अंदर आने से। तो सर आपका नया बंदा जो है अपने आप रुक सकता है, क्यों, कैपिटल रिक्वायरमेंट। जूते का बिजनेस का अपन ने एग्जांपल दिया, जूते के बिजनेस में अपन ने बोला नाइकी है, पूमा है, एडिडास है, और भी कंपनी है, बाटा वीटा, इंडियन कंपनी वगैरह, जितनी भी जो भी कंपनियों के नाम तुम्हारे दिमाग में आ रहे, सारी कंपनीज जो है यहाँ पे शूज़ इंडस्ट्री के अंदर है। अब शूज़ इंडस्ट्री के अंदर अपन बोल रहे हैं एक नया एंट्रेंट आ रहा है मुकेश भाई नाम का, है ना। रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर के शूज़ के इंडस्ट्री के अंदर वो घुस रहे। तो अब मुकेश भाई के पास कैपिटल रिक्वायरमेंट होना चाहिए। अब तुम अगर बोलोगे प्रैक्टिकली तो मुकेश भाई के पास तो बहुत पैसा है, उनको तो कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट का दिक्कत ही नहीं है, उनके पास तो पैसा ही पैसा है, मस्त लगा सकते हैं। लेकिन 2 सेकंड के लिए मुकेश भाई को साइड में हटाओ, मेरे को पकड़ो, मेरे पास इतना कैपिटल रिक्वायरमेंट है नहीं। मैं आज के डेज में शूज़ की इंडस्ट्री के अंदर घुस के शूज़ का धंधा शुरू नहीं कर सकता, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, ठीक है ना। तो अपना नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह देखोगे, है ना। हमको अगर किसी नई इंडस्ट्री के अंदर घुसना है, फिर से फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा मोटा बिजनेस ले लो ना, कोई छोटा मोटा शूज़ की कंपनी अगर मेरे को याद आ रही हो तो, छोटी मोटी शूज़ की कंपनी, पता नहीं यार, कोई छोटी मोटी शूज़ की कंपनी तुम्हारे दिमाग में आ रही है क्या? छोटी मोटी शूज़ की कंपनी नहीं है क्या यार कोई ऐसी, कोई छोटी मोटी कंपनी देखो ना, कोई भी ऐसी लोकल छोटी मोटी कंपनी ले लो ना, कोई भी लोकल छोटी मोटी शूज़ का कोई दुकानदार बोल रहा है कि यार मैं जो है अभी जो है अपना ब्रांड खोलूँगा, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले क्या दिक्कत होगी, उसके लिए सबसे पहले ये दिक्कत आएगी यार, उसके पास उतना कैपिटल नहीं रहेगा ना। नाइकी के साथ compete करना है, पूमा के साथ compete करना है, एडिडास के साथ compete करना है, फिर आपके स्केचर्स हो गए, इतने नए नए ब्रांड्स आजकल आ रहे हैं शूज़ के इंडस्ट्री के अंदर, है ना। बाटा वाटा है, इनके साथ compete कर रहा है तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा भाई। इतना पैसा अपने पास नहीं है। अगर तुम्हारे पास उतना पैसा ही नहीं है तो compete कैसे करोगे? तुम घुस ही नहीं सकते इंडस्ट्री के अंदर पे। तो तुम्हारे लिए एक बैरियर बन रहा है क्या, कैपिटल रिक्वायरमेंट, पैसा नहीं है तुम्हारे पास, है ना। व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू एंटर अ इंडस्ट्री, जब आपको एक इंडस्ट्री के अंदर घुसने के लिए क्या लग रहा है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लग रहा है, फर्म्स लैकिंग फंड्स आर इफेक्टिवली बार्ड फ्रॉम इंडस्ट्री। ऑब्वियसली बात है, जिसके पास पैसा नहीं है वो इंडस्ट्री के अंदर घुस ही नहीं सकता ना। धंधा करना है पैसा लगेगा, पैसा नहीं है धंधा नहीं कर पाएगा, इंडस्ट्री के अंदर घुस ही नहीं पा रहा है। तो पहला बैरियर तो ये होगा कि कैपिटल का रिक्वायरमेंट अगर हाई है ना, छोटा मोटा डिसेंट कैपिटल लग रहा है तो डिसेंट कैपिटल जो है अपन लगा सकते हैं। लेकिन अगर हैवी इन्वेस्टमेंट लगने वाला है आपकी इंडस्ट्री के अंदर घुसने के लिए, अब जैसे कि शूज़ इंडस्ट्री है भाई, शूज़ इंडस्ट्री के अंदर घुसना, नाइकी को कंपटीशन देना तो बहुत पैसा लगेगा, है ना। उतना पैसा किसी नॉर्मल ह्यूमन बींग के पास नहीं रहेगा। कोई छोटे मोटे जो बिजनेस मैन है उसके पास उतना पैसा नहीं रहेगा। कोई अच्छे खासे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन के पास ही उतना पैसा रहेगा, है ना। मुकेश भाई हो गए, अडानी जी हो गए, ये लोग ऐसे बंदे जो है ये स्टेप ले सकते। अपने ऐसे नॉर्मल छोटे मोटे बिजनेस करने वाले बंदे ये वाला स्टेप नहीं ले सकते, नाइकी को कंपटीशन नहीं दे सकते उतना, क्योंकि पैसा रहेगा ना। तो अपने लिए तो बैरियर पहला यही बन जाएगा कि भाई कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, पैसा नहीं है ना। अब थोड़ा सा ऐसे फॉर एग्जाम्पल चलो मान लेते हैं पैसा भी है ना, पैसा भी है, ठीक है। दूसरा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ये कंसेप्ट भी अपन ने पढ़ा है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या बोल रहे हैं अपन, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मतलब क्या, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, है ना, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा पर यूनिट कॉस्ट अपना कम होता जाएगा। कॉस्टिंग में अपन बढ़ के आते हैं ये चीज़ कि जितना ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे, है ना, जितना ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे उतना ज़्यादा आपका पर यूनिट का जो कॉस्ट लग रहा है ना आपको मैन्युफैक्चरिंग का, वो कम होते जाएगा, है ना। वो क्या होता जाएगा, वो थोड़ा सा आपका कम होते जाएगा, है ना।
इसके अंदर अपन ने पिछली क्लास में भी अपन मेरे ख्याल से पहले कुछ कौन से लेक्चर के ऊपर भी अपना जो है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के अंदर जो है अपन ने डिस्कशन किया हुआ है, और ये बेसिक है, सब सब जानते हैं। आज की डेट में अपना कॉस्टिंग में भी अपन यही कंसेप्ट पढ़ रहे हैं क्या कि भैया जितना ज़्यादा प्रोडक्शन में अपन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उतना ज़्यादा पर यूनिट कॉस्ट, एक एक यूनिट को बनाने के लिए कॉस्ट अपना जो है अपने को जो है कम लगेगा, कम से कम लगेगा। तो सर अभी जो है अगर तुम बोल रहे हो तुम्हारे पास पैसा भी है, ठीक है ना, कैपिटल तुम्हारे पास है, ठीक है, मान लिया तुम्हारे पास कैपिटल है, तुम कैपिटल की बैरियर से नहीं रुक रहे हो, तो दूसरा बैरियर आएगा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का। ये नाइकी है, ये पूमा है, ये लोग बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये लोग जो है बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी जो है एक दिन में मैन्युफैक्चर करते हैं। उतनी क्वांटिटी तुम मैन्युफैक्चर नहीं कर पाओगे। अगर तुम उतनी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा पर यूनिट कॉस्ट हाई रहेगा। तुम्हारा पर यूनिट कॉस्ट हाई है तो तुम्हारा जो अल्टीमेट प्राइस रहेगा जो तुम कस्टमर से चार्ज करोगे वो भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, है ना, वो भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। तो उसकी वजह से तुम कॉम्पीट नहीं कर पाओगे नाइकी के साथ में, तुरंत दूसरे दिन तुम बाहर चले जाओगे। क्यों? क्योंकि नाइकी से तुम ज़्यादा महंगे, अब नाइकी से भी महंगा तुम प्रोडक्ट बेच रहे हो तो तुमको क्यों खरीदेंगे? तुम में ऐसा क्या खासियत है कि तुम नाइकी से भी महंगा बेच रहे हो? समझ रहे हो? ये वही बात हुई कि कोई बंदा नया फ़ोन बना रहा है जो कि एप्पल से भी महंगा है। सारा मैं एप्पल नहीं खरीद पा रहा, तेरे को क्यों खरीद पाऊंगा? तू उसमें तू क्या मेरे को ऐसा चीज़ दे रहा है? तेरा कौन सा ऐसा ब्रांड है जो कि तू इतना एप्पल से भी महंगा चीज़ बेच रहा है? समझ रहे हो? वैसी वाली बात हो जाएगी ये। तो सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है ना, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल रहता है ना। ये लोग ज़्यादा जो है प्रोड्यूस करते हैं गुड्स, और इनको जो है पर यूनिट कॉस्ट जो है कम पड़ता है। तो इनका पर यूनिट कॉस्ट कम रहता है तो सामने कस्टमर से भी उतना जो है बफर रख करके जो है प्राइस को जो है कम चार्ज कर पाएंगे एज कम्पेरेटिव टू जो अदर न्यू कॉम्पिटिटर रहेंगे। जो नया बंदा मार्केट के अंदर है वो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा एक साथ, है ना, उसके पास उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं रहेगा कि वो उतने ज़्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल को जो है अचीव कर सके। उसको टाइम भी लगेगा, अभी अभी आया थोड़ा ना, मतलब नाइकी जितना एक दिन में प्रोड्यूस करता है उतना प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, है ना। मतलब ये ऐसे एग्जांपल हो गया, से फॉर एग्जांपल तुम बॉडी बिल्डर हो, है ना, मतलब कोई एक्स बंदा है जो कि बॉडी बिल्डर है ना, वो 100 150 200 किलो के वेट्स उठा रहा है, और अपन नॉर्मल बंदे, है ना, अपन अपना नॉर्मल डाइट, अपन अपना नॉर्मल चीज़, अपन 5-10 किलो उठाते, है ना। तुम बोलोगे अगर कि वो जो बंदा उठा रहा है 100-150 किलो, तू भी जाकर के उठा 5-10 किलो वाले बंदे को, है ना, तो वो नहीं उठा पाएगा। सिंपल सी बात है, क्यों नहीं उठा पाएगा? अरे वो बंदे के पास एक्सपीरियंस है, वो इतने टाइम से वो चीज़ कर रहा है ना, उसको इतने टाइम से आदत है उतना हैवी वेट लिफ्ट करने की। तुम बोल रहे हो एक नॉर्मल से बंदे को जो कि 5-10 किलो उठाता है कि भाई तू जा 100-150 किलो उठा, है ना, तो वो नहीं उठा पाएगा। समझ रहे हो? तो वही इधर भी सीन हो रहा है कि नया बंदा है, नया बंदा उतना मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगा एट अ टाइम जितना आपका कोई एक्सपीरियंस प्लेयर जो कि लंबे टाइम से जो कि इंडस्ट्री के अंदर है वो कर पा रहा है, जो कि लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहा है, जिसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है ना, उसको वो उसके साथ कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो दूसरा आपके लिए जो बैरियर बन जाएगा वो बन जाएगा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। पढ़ते हैं सर, क्या बोलते हैं ये लोग? Many industries are characterized by economic activities driven by economies of scale. Economies of scale refer to decline in the per unit cost of production or other activity as volume grows. जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगा, वही उसका मतलब आ गया। उसका मतलब ही आपका इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होता है। अ लार्ज फर्म दैट एंजॉयज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कैन प्रोड्यूस हाई वॉल्यूम्स ऑफ गुड्स एट सक्सेसिवली लोअर कॉस्ट। दिस टेंड्स टू डिस्करेज द न्यू एंट्रेंट्स। वही बात बोली जो कि अपन ने समझी। अच्छा अभी तू इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल से भी नहीं रुक रहा है, तो बोल रहा है कि यार मैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल भी अचीव कर लूँगा, मैं कुछ ना कुछ तो तोड़ ढूंढ लूँगा जिससे मेरा कॉस्ट सस्ता होगा, कोई सस्ता रॉ मटेरियल यूज़ करूँगा, कुछ तो भी चीज़ सस्ती मैं यूज़ करूँगा ऐसे जिससे मेरा कॉस्ट कम रहे, है ना। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का ये बैरियर भी ना मेरे को रोक नहीं सकता, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मैं तीसरा बैरियर लेके आ जाऊँगा। वो तीसरा बैरियर है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन का। तीसरा कांटा मैं तेरे रास्ते में बिछा दूंगा, वो है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन का। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन तुमको नाम से समझ में आ रहा है, डिफ्रेंशिएट मतलब क्या? थोड़ा सा अलग, है ना। अपन बोलते हैं ना कि यार ये मतलब ये एक चीज़ है जो कि इस चीज़ के साथ डिफर कर रही है ना, ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी, ये वाली चीज़ जो है उतनी अच्छी नहीं है। मतलब कि दोनों चीज़ आपस में कुछ ना कुछ जो है, कुछ तो भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों चीज़ के आपस में जो कि अपने से मतलब दूसरी चीज़ को अपन अलग बता रहे, है ना। तो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन में मैं तुमको अच्छे से समझाता हूँ। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन मतलब क्या? प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन सर अपन बोल सकते हैं अभी से फॉर एग्जांपल, किसका एग्जांपल दिया जाए तुमको, से फॉर एग्जांपल अपना नाइकी ले रहे थे सर, ठीक है। नाइकी, अपन नाइकी का एग्जांपल ले रहे हैं तो नाइकी से ही अपन जो है कंटिन्यू करते हैं आगे। सर नाइकी को आज की डेट में जो उसका जॉर्डन्स जो है ना, जॉर्डन जो है, जॉर्डन आपका जो जॉर्डन जैसे जैसे जॉर्डन वाले वो जो स्निकर्स बनते हैं नाइकी के, वैसे स्निकर्स आपने पूमा को बनाते हुए देखे? नहीं देखे। वैसे स्निकर्स आपने एडिडास को बनाते हुए देखे? नहीं देखे सर। वैसे स्निकर्स आपने स्केचर्स को बनाते हुए देखे, है ना, रीबॉक को बनाते हुए देखे? नहीं देखे सर। वो नाइकी का स्पेशलिटी है, वो नाइकी के जो जॉर्डन्स है ना,
वो उसको बाकी जो ब्रांड है ना शूज़ के उनसे थोड़ा अलग बनाते हैं, है ना। नॉर्मल जो स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं, नॉर्मल जो रनिंग के शूज़ रहते हैं वो तो सबके सेम है, नाइकी का उठाओ, पूमा का उठाओ, उसके अंदर बस उनके लोगो अलग अलग है ना, और लोगो का वैल्यू देते हो आप। नॉर्मल रनिंग के शूज़ हो गए, है ना, नॉर्मल वॉकिंग के शूज़ हो गए। लेकिन जो नाइकी के जॉर्डन्स है, वो नाइकी के जॉर्डन जो है नाइकी का स्पेशलिटी है, और नाइकी के लिए एक डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट है। समझ रहे हो आप, वो नाइकी के लिए एक डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट है जो कि बाकी लोग मार्केट में नहीं बनाते, है ना। वो जॉर्डन सिर्फ नाइकी बनाता है, ऐसा नहीं कि जॉर्डन जैसे दिखने वाला अलग शूज़ पूमा भी बनाता है ना, या फिर एडिडास भी बनाता है। नहीं, पूमा अलग कैटेगरी के शूज़ बनाता है, अलग दिखने वाले शूज़ बनाता है जो कि जॉर्डन से बहुत दूर दूर तक मैच भी नहीं करते, है ना। वो जो जॉर्डन से एकदम ऑल टुगेदर अलग कुछ उसने अगर अपना निकाला रहेगा तो वो अलग रहेगा। एग्जैक्टली जॉर्डन जैसे बन के निकलते हैं। जॉर्डन अपन देखते हैं इतना ज़्यादा महंगे महंगे बिकते हैं, बाद में ऐसा नहीं होता, लोग यूज़ करके भी उसको एकदम हाई वैल्यू में बेचते हैं। लोग तो जॉर्डन्स को खरीदना एज ए इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि भाई आज खरीदूंगा, कल 10 साल बाद 5 साल बाद जाकर के वो एकदम रेयर जॉर्डन बन जाएगा तो उसको बेच दूंगा, बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। ऐसा भी होता है सर जॉर्डन्स के केस में, है ना। जॉर्डन जैसे ही नाइकी लॉन्च करता है कोई भी नया जॉर्डन वगैरह, उसको कुछ भी मतलब रहता है, मतलब जो जो स्निकर हेड रहेंगे वो लोग समझ रहे रहेंगे इस बात को, है ना। तो इतना इतना क्रेज है सर उस प्रोडक्ट का। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, हटके प्रोडक्ट है, अलग प्रोडक्ट है। बाकी कोई भी मैं नॉर्मल रनिंग शूज़ उठाऊंगा और नाइकी का जॉर्डन रखूंगा ना, तो तुमको क्लियरली दिखेगा डिफरेंस कि यार ये जो है अलग दिखने वाला जूता है, ये जो है अलग दिखने वाला जूता है। जॉर्डन सिर्फ नाइकी बना रहा है, रनिंग शूज़ तो सब बना रहा है, एडिडास भी बना रहा है, पूमा भी बना रहा है, नाइकी भी बना रहा है, और दिखने में भी सेम है ऑलमोस्ट। सिर्फ उनके ब्रांड का जो लोगो है वो अलग अलग रहेंगे रनिंग शूज़ के ऊपर। लेकिन जो आपका बाकी का जो जॉर्डन होगा नाइकी का, वो सबसे हटके रहेगा, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट रहेगा, सब कुछ यूनिक प्रोडक्ट रहेगा। लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं। तुम देख लो ना, आज की डेट में जॉर्डन जाके सर्च करो नाइकी के, इतने महंगे महंगे तुमको 20-20, 30-30 हज़ार, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के जूते मिलेंगे। तुम बोलोगे भाई ऐसा क्या है, मेरे को भी नहीं समझता ऐसा क्या है। लेकिन वही यूनिकनेस है, वही डिफ्रेंशिएशन है सर, है ना। ये वही डिफ्रेंशिएशन है। अगर तुमको नहीं पता है नाइकी के जॉर्डन्स के बारे में, जाके सर्च करो, उसकी प्राइजेस निकालो, तुमको पता चलेगा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, लाखों में उसके जूते बिक रहे हैं। भाई ऐसा क्या है तुम बोलोगे, है तो आखिर जूता। अगर किसी कोई बारिश वारिश के सीजन में पहन के निकले तो कीचड़ विचड़ में गए तो होगा तो खराब ही ना, होगा तो खराब ही। लाख 1.5 लाख को क्या ऐसा पानी के, ऐसे कचरे का पानी में डालने के लिए लिया था क्या? लेकिन लोग ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो यूनिक है, वो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट है, कुछ तो भी अलग है, कुछ तो भी हटके है। समझ रहे हो तुम सर? तो ये डिफ्रेंशिएशन है ना, ये रोकेगा बाकी तुम्हारे कॉम्पिटिटर को, है ना। आज की डेट में मैं कोई भी कॉम्पिटिटर को बोलूँगा, कोई भी नॉर्मल नॉर्मल शूज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बोलूँगा जो कि बेसिक लेवल के शूज़ बना रही है, जो कि अपने से फॉर एग्जाम्पल अपने स्कूल के शूज़ आते थे ना सर, नॉर्मल पूरे ब्लैक, है ना, या फिर कोई भी फॉर्मल शू बनाने वाली कंपनी को मैं जाके बोलूँगा ना, ए चल नाइकी का जॉर्डन जैसा शूज़ बना के बता, नहीं बना के बता पाएगा, है ना, नहीं बना के बता पाएगा। तो अगर कोई कंपनी है जो कि बोल रही है करके क्या, करके मैं नाइकी को टक्कर दूंगा, अरे कैसे टक्कर देगा भाई, वो इतना यूनिक प्रोडक्ट बना रहा है, तू नहीं बना सकता वो उतना यूनिक शूज़। तेरे तेरे जूते के लिए लोग लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, लाखों में पैसा नहीं देंगे, है ना, क्योंकि वो यूनिक प्रोडक्ट बना रहा है जो कि मार्केट में और कोई नहीं बनाता, है ना। अगर कोई मार्केट में बना भी पाता है वैसे प्रोडक्ट को, तो नाइकी के बहुत टाइम बाद बना पाता है ना। नाइकी के प्रोडक्ट को अच्छे से देखता है, समझता है, कॉपी करता है, थोड़ा बहुत चेंजेस करता है और फिर लेकर के आता है। लेकिन तब तक नाइकी अपने पूरा मतलब लोगों के दिलों पे राज कर रहा होता है तब तक, है ना। तब तक तो सबके लिए नाइकी इज़ बेस्ट। तो ये डिफ्रेंसिएशन नए कॉम्पिटिटर को मार्केट के अंदर आने से रोकेगा। ये यूनिकनेस नाइकी की जो है मार्केट के अंदर, जो है यूनिकनेस है नाइकी की, उसको वो यूनिकनेस जो है मार्केट में जो बाकी कॉम्पिटिटर आने को देख रहे हैं, नए कॉम्पिटिटर आने को देख रहे, वो रुकेंगे, है ना। वो सोचेंगे क्योंकि यार नाइकी इतना यूनिक प्रोडक्ट बना रहा है, उसको लोग लाखों में पैसा देने के लिए तैयार है उस जूते के लिए, लाखों रुपए, जो कि एट दी एंड ऑफ द डे तू पहन के रास्ते पे निकलेगा तो वो खराब ही होगा, उसके लिए लाखों रुपए मिल रहे हैं। तो मतलब कुछ तो भी नाइकी अच्छा कर रहा है ना। तो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तुमको समझ में आ रहा है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब क्या, एक बार से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आप खुद से पढ़ो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है ये चीज़ समझ में आ जाएगी। आ जाओ सर, अपन भी एक बार है ना प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। आ जाओ, आप भी खुद से रीड कर सकते हो, मैं भी खुद से यहाँ पे अभी रीड कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रिफर्स टू द फिजिकल और परपेचुअल डिफरेंसेस और एनहांसमेंट दैट मेक्स अ प्रोडक्ट स्पेशल और यूनिक। कुछ तो भी हटके जॉर्डन के अंदर अगर आप देखोगे ना, जैसे कि मैं 1 सेकंड दूँ, मेरे को 2 सेकंड में मैं तुमको जॉर्डन दिखाता हूँ, अगर किसको पता नहीं रहेगा ना तो तुमको समझ में आ जाएगा। ये देख सकते हो सर, ये तो तुम देख रहे हो ना, ये जॉर्डन से सर। अब तुम ये जॉर्डन्स को देखो सर, ये वाले शूज़ को देखो, ये नाइकी बनाता है, और तुम्हारे नॉर्मल जो घर में तुम्हारे पास स्पोर्ट्स शूज़ है ना, उसको जाके देखो, है ना, तुमको बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा।
ये नाइकी की यूनिकनेस है, ये जॉर्डन्स को लेकर के नाइकी की यूनिकनेस है। इन जूतों के लिए लोग सर लाखों रुपए खर्चा करते हैं, है ना, लाखों हज़ारों रुपए। सर मैं बोलूँगा अगर आपका ये वाला प्रोडक्ट है, इसके लिए मैं बोलता हूँ भाई तुम लाख रुपए दो, तुम दोगे? तुम बोलोगे यार ऐसा कैसे जूता है, इसको साला लाख रुपए में क्यों दूँ? लेकिन सर यही यूनिकनेस है सर, यही यूनिकनेस है इसकी कि ऐसा प्रोडक्ट कोई नहीं बनाता। आप पूमा के पास जाओ, पूमा के पास जाकर के देखो, ऐसा जूता आपको पूमा के पास नहीं देखने को मिलेगा। एडिडास के पास जाओ, एडिडास ऐसा ऐसा जूता नहीं बना पाएगा। ये सिर्फ नाइकी की स्पेशलिटी है सर, ये नाइकी ही बना सकता है, नाइकी का ये यूनिकनेस है, ये नाइकी को अलग बनाता है बाकी उसके कॉम्पिटिटर से। नया बंदा जब एंट्री मारने को देखेगा ना इंडस्ट्री के अंदर, वो देखेगा यार नाइकी इतना यूनिक प्रोडक्ट बना रहा है यार, मैं कैसे कर पाऊंगा नाइकी के साथ कम्पीट, मैं ऐसे यूनिक प्रोडक्ट कैसे, मैं इसकी यूनिकनेस को कॉपी भी कर लूंगा तो भी लोग मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे? आज की डेट में फर्स्ट कॉपी माल मिलता है नाइकी का, ये जो जॉर्डन से फर्स्ट कॉपी आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो ओरिजिनल है एट द एंड ऑफ द डे वो तो ओरिजिनल है ना यार, और आपको फर्स्ट कॉपी बनाने के लिए भी तो टाइम लगेगा ना। मार्केट में नाइकी ने आज ये वाला जूता लॉन्च किया है ना, मार्केट में अंदर नाइकी ने ये वाला आज जूता लॉन्च किया, तो इसको कॉपी करने को भी तो टाइम तो जाएगा ना। तब तक तो नाइकी अब नाइकी कस्टमर के दिल पे राज करेगा, है ना। तो ये आपको समझना है सर, ये आपको समझना है कि यार ये इसकी जो नाइकी की है ना, ये यूनिकनेस है, ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है नाइकी को, है ना। तो यही उसकी क्या थी सर, यूनिकनेस थी, है ना। कस्टमर के आइज में तो ये यूनिक, एट द एंड ऑफ द कस्टमर दे रहा है पैसा, है ना, कस्टमर इसका पैसा दे रहा है। फर्म इन द पर्सनल केयर प्रोडक्ट एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज एक्टिवली इंगेज इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बोल रहे हैं लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, लेकिन सर अपने को कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का इतना आइडिया नहीं है सर, अपन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री वाले हैं नहीं। अपने को जूते का आइडिया था तो अपन ने जूते का एग्जाम्पल समझा। वैसे आप सर मल्टीपल एग्जाम्पल्स आप देखोगे ना, आप खुद से 2-3 एग्जाम्पल सोचो, 2-3 कंपनियों के बारे में सोचो, मेरे को कमेंट करके बताओ आपके दिमाग में कौन सी कंपनियों का नाम आ रहा है जब मैं बोल रहा हूँ कि यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि, है ना। आप आपका कमेंट्स करो, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर बोल रहे हो, मेरे को नहीं पता, अगर कोई लड़की ये लेक्चर देख रही है तो वो बता सकती है अगर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में उसको कुछ यूनिकनेस है, जैसे मतलब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का कोई एग्जांपल मिल रहा है, तो अपने लिए वो भी समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आगे बढ़ते सर, डिफरेंशिएशन वर्क्स टू रीएनफोर्स एंट्री बैरियर्स बिकॉज द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग जेन्युइन प्रोडक्ट डिफरेंसेज मे बी टू हाई फॉर द न्यू एंट्रेंट। नया बंदा सर ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, ऐसी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, ऐसे क्वालिटी का प्रोडक्ट सिर्फ नाइकी ही बना पाएगा, क्योंकि नाइकी के पास उतना एक्सपीरियंस है, नाइकी के पास उतना पैसा है जो कि लगा सकता है सर। ये देखो ना कितने कितने 5,60,000 डॉलर्स लिखा है सर, रुपीज़ नहीं है, डॉलर लिखा है भाई। ये माइकल जॉर्डन का जूता इतने में बिका है, मतलब तुम सोच रहे हो करोड़ों रुपए में उसका जूता बिका है, जूता बिक रहा है करोड़ रुपए में, ऐसा क्या हो सकता है तुम सोचो। हाँ माना वो माइकल जॉर्डन ने पहना हुआ जूता बिका है, लेकिन सर बिक रहे हैं सर, जूते लाखों में बिक रहे हैं, यही नाइकी के जूते लाखों में बिक रहे हैं, इतना क्रेज है ना। तो ये नाइकी का यूनिकनेस है जो कि बाकी कॉम्पिटिटर्स के लिए, बाकी नए एंट्रेंट्स के लिए एक बैरियर की तरह काम करता है। अगले हमारे हमारे बैरियर को देखते हैं सर, अगला बैरियर है स्विचिंग कॉस्ट। अगला बैरियर है क्या सर, स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट को भी मैं आपको समझाता हूँ। आप जो है सर, आप जो है से फॉर एग्जांपल जो है, आप जो है से फॉर एग्जांपल नॉर्मल जूते पहनते हो, है ना, नॉर्मल शूज़ पहनते हो। से फॉर एग्जांपल अपना बाटा का शूज़ ले लेते हैं सर, आप जो है बाटा के जूते पहनते हो। बाटा के जूते से फॉर एग्जांपल 800 रुपये के आते हैं, है ना। बाटा के जूते आते हैं कितने में, 800 रुपये पे आते हैं, है ना। अब एक नया कॉम्पिटिटर है ना, अब आपका जो है बाटा जो है बोल रहा है कि मैं जो है काम करता हूँ, ये जो नाइकी जॉर्डन्स बनाता है ना, नाइकी जॉर्डन्स बनाता है ना, ऐसे वाला जॉर्डन्स बनाता हूँ, है ना, ऐसे वाले जॉर्डन्स बनाता हूँ। लेकिन उसने जो जॉर्डन्स बनाया, से फॉर एग्जांपल जॉर्डन्स नहीं बनाया, उसने कोई तो भी एक दूसरा जूता बनाया, है ना, जो कि जो है थोड़ा सा उसने कॉस्टली जूता बनाया। जैसे जॉर्डन्स लाखों में बिक रहे हैं ना, वैसे उसने एक ऐसा जूता बनाया जो कि 10,000 का जूता है ना। अब उसका एक जूता जो कि बहुत ज़्यादा एकदम बेस्ट सेलर जूता है, बेस्ट सेलिंग जूता है, वो है कितने का, 800 रुपये का। और उसने ही एक दूसरा जूता बनाया कितने का, 20,000 रुपये का, है ना। तो अब उसके कस्टमर को वो बोल रहा है कि 10,000 20,000 वाला जूता लो, है ना, 10,000 20,000 वाला जूता लो, है ना। तो उसके कस्टमर के लिए स्विचिंग कॉस्ट तुम देख रहे हो कितना बढ़ गया। पहले वो 800 का माल खरीद रहे थे, अब तुम बोल रहे हो 10,000 20,000 वाला माल खरीद। तो उसके लिए जो डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस है ना 9,200, है ना, या फिर जो जितना भी उसका डिफरेंस है, 20,000 का है तो उतना, 10,000 का है तो 9,200 का आपका डिफरेंस पड़ता है। तो जो 9,200 का डिफरेंस है ना, वो उसके लिए स्विचिंग कॉस्ट बन जाएगा कि अगर उसको दूसरा प्रोडक्ट खरीदना है तो उसके लिए स्विचिंग कॉस्ट बन जाएगा। इसको और अच्छे से समझते हैं सर, ये और एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये एग्जाम्पल तो तुमको शायद इतना समझा नहीं रहेगा, इसको एक और एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ मैं तुमको। से फॉर एग्जाम्पल अपन जो है क्या कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल अपन जो है क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं अपन, अपन जो है से फॉर एग्जांपल क्या बना रहे हैं, से फॉर एग्जांपल अपन जो है जूते से इंडस्ट्री से बाहर निकलते फ़ोन की इंडस्ट्री में घुसते हैं सर। आ जाओ, मोबाइल्स की इंडस्ट्री में घुसते हैं सर। से फॉर एग्जांपल अपन जो है क्या है सर, अपन जो है एक सेगमेंट, बजट सेगमेंट वाला फ़ोन बोल लूँ तो से बजट सेगमेंट वाला फ़ोन जो है बोल लो वीवो, है ना। अपन जो है वीवो है,
ठीक है। अपन वीवो है, वीवो फ़ोन बनाता है, वीवो वीवो ने एक नया फ़ोन बनाया जो कि से फॉर एग्जांपल जो है 20,000 रुपये का है ना, 20,000 रुपये का है। अब आप जो है, आप जो एक नई कंपनी लॉन्च कर रहे हो, है ना, से फॉर एग्जांपल आप आपकी एक नई कंपनी जो है लॉन्च कर रहे हो। अब आप जो नई कंपनी के अंदर फ़ोन बनाने वाले हो ना, वो नई कंपनी का फ़ोन जो है 30,000 रुपये का, वीवो अपना फ़ोन बेच रहा है 20,000 रुपये में, आप बोल रहे हो मैं 30,000 रुपये का जो है फ़ोन बनाने वाला हूँ। तो स्विचिंग कॉस्ट कैसे है, कस्टमर तुम देख रहे हो स्विचिंग कॉस्ट कितना बढ़ रहा है, तुमको वो कॉस्ट कितनी, तुम्हारे जो तुम जो प्रोडक्ट बेचने वाले हो वो कितने में बेचने वाले हो, 30,000 का। सामने वीवो है, वीवो एक इस्टेब्लिश ब्रांड है, इतने टाइम से धंधा कर रहा है, उसका मार्केट में अच्छा खासा नाम है, उसी सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है, उसी सेगमेंट में अपने सारे फ़ोन लॉन्च करता है। 20,000 का नया फ़ोन लगा निकाला हुआ है। अब सोचो कस्टमर को अगर तुम्हारा एक नए कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट ट्राई करना है तो उसको कितने टाइम्स एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है ना, उसको ऑलमोस्ट 0.5 टाइम्स ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। वो 20,000 रुपये बना रहा है, आप 30,000 में बना रहे हो, 10,000 रुपये उसको ऑलमोस्ट ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, है ना, उसको 10,000 रुपये ऑलमोस्ट ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, है ना। तो 10,000 उसको जो है क्या करने पड़ रहे हैं, ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, तो वो क्या देगा, क्या वो 10,000 रुपये ज़्यादा आपको देगा। नई कंपनी है, कैसा फ़ोन निकलेगा पता नहीं, है ना। उसके फीचर्स भी आपने जो है कंपेरेबल रखे, वीवो के साथ कुछ खास आपने फीचर्स भी नहीं रखे हुए, है ना। जितने वीवो में फीचर्स मिल रहे हैं उतने आपके फ़ोन में भी फीचर्स है, 2-3-4 फीचर्स बस एक्स्ट्रा है। वो 2-3-4 फीचर्स एक्स्ट्रा के लिए थोड़ा कोई 10,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देगा। एक तो आप नई कंपनी हो, तो 10,000 का वो जो आपका जो गैप पड़ रहा है वीवो और आप में, वो स्विचिंग कॉस्ट हो गया। वो क्या हो गया सर, वो स्विचिंग कॉस्ट हो गया कि अगर कस्टमर को स्विच करना है और आपके प्रोडक्ट को यूज़ करना है तो उसको 10,000 रुपये की कॉस्ट चुकानी पड़ेगी, वो प्रोडक्ट को चेंज करने के लिए, ब्रांड को स्विच करने के लिए उसको 10,000 की कॉस्ट चुकानी पड़ेगी, है ना। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं वीवो ने उतनी कॉस्ट बना दी आपके लिए, है ना। वीवो ने आपके कस्टमर के लिए उतनी कॉस्ट बना दी कि भाई अगर तेको मेरा फ़ोन नहीं खरीदना है, तेको वो नया मार्केट में बंदा जो प्रोडक्ट लेकर के आ रहा है, तेको वो नए बंदे का प्रोडक्ट खरीदना है ना, चल 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर, चल 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर, क्योंकि मैं दूंगा तेको 20,000 रुपये, वो देगा तेको 30,000 रुपये, वो तेको 30,000 रुपये दे रहा है, 10,000 का मैंने डिफरेंस खड़ा करके रखा हुआ है। तेको अगर उसका प्रोडक्ट खरीदना है, नए नए बंदे का प्रोडक्ट खरीदना है, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अब ये 10,000 रुपये एक्स्ट्रा उसको क्यों पे करने पड़ रहे हैं यार, अपन ने पहले भी डिस्कस किया ना, नए कॉम्पिटिटर जो मार्केट के अंदर आ रहे हैं ना, उनके पास इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल नहीं है, वो लोग, उनके पास कैपिटल का रिक्वायरमेंट, उनके पास कैपिटल का रिक्वायरमेंट का रिस्ट्रिक्शन है, कैपिटल लिमिटेड है, पैसा उतना नहीं है, तो टेक्नोलॉजी पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो इतना, है ना। आपके पास इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल नहीं है, आप ज़्यादा लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हो, तो पर यूनिट कॉस्ट आपका हाई रहेगा। पर यूनिट कॉस्ट आपका हाई है, लेकिन मेरा तो सस्ता है ना, तो तेरे और मेरे बीच जो डिफरेंस है वही मेरे कस्टमर के लिए स्विचिंग कॉस्ट बनेगा, वही मेरे कस्टमर को मजबूर करेगा कि अगर तू शायद एक आधा फीचर एक्स्ट्रा भी दे रहा होगा ना मेरे से, तो भी उसको मेरे साथ रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको तेरा प्रोडक्ट लेने के लिए ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, जो कि इंडिया का कस्टमर तो कभी नहीं देगा, जो कि इंडिया का कस्टमर तो कभी नहीं देगा। तो इस तरह जो डिफरेंस पड़ रहा था ना 10,000 रुपये का, एक नए नए मोबाइल बनाने वाले बंदे के पास और एक वीवो का फ़ोन के बीच में जो 10,000 का डिफरेंस पड़ रहा है ना, वो डिफरेंस आपके कस्टमर के लिए स्विचिंग कॉस्ट बन रहा है, जो कि कौन बना रहा है, एक तरीके से वीवो बना रहा है कि यार मैं तो, मेरे को तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है ना, मैं तो लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मैं तो बड़ी कंपनी हूँ, मैं तो इतने टाइम से हूँ, तो मेरे पास ये एडवांटेज है कि मैं प्रोडक्ट सस्ते में दे सकता हूँ, है ना। तो मैं तेरे को तेरे कस्टमर, अगर कस्टमर को तेरे पास जाना है तो उतना प्राइस पे करके जाना पड़ेगा मेरे से, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो वो स्विचिंग कॉस्ट भी एक नए कॉम्पिटिटर के लिए बैरियर की तरह काम करेगी। नया कॉम्पिटिटर देखेगा कि अगर मैं जो है अगर प्रोडक्ट बनाता हूँ तो मैं मेरा प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट मैं 30,000 रुपये बना पाऊंगा, वीवो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट 20,000 रुपये बना रहा है, तो कस्टमर मेरा प्रोडक्ट क्यों लेगा? ऑब्वियसली नहीं लेगा। तो मैं उस इंडस्ट्री के अंदर घुसूँ क्यों, मैं उस इंडस्ट्री के अंदर घुस गई हूँ। और अपने को वही है, नए कंप्यूटर को इंडस्ट्री के अंदर घुसने से रोकना है। स्विचिंग कॉस्ट ने उसको रोका। किसने रोका? स्विचिंग कॉस्ट ने उसको रोका। समझते पढ़ते सर। टू सक्सीड इन एन इंडस्ट्री, न्यू एंट्रेंट मस्ट बी एबल टू परस्यू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ऑफ अदर कंपनीज टू स्विच टू इट्स प्रोडक्ट्स। टू मेक अ स्विच, बायर्स में नीड टू टेस्ट अ फर्म्स प्रोडक्ट, है ना। अगर आपको स्विच करना है, बायर को प्रोडक्ट को स्विच करना है, तो उसको जो नया फर्म का प्रोडक्ट रहेगा उसको टेस्ट करना पड़ेगा। तो आपका प्रोडक्ट उसकी टेस्टिंग में भी खरा उतरना चाहिए। नेगोशिएट करेगा वो, ऐसे थोड़ी ना कि तुम 30,000 रख दिया, वो अगर तुम्हारे दुकान पे फ़ोन देखने आ रहा है, तुम बोलो 30,000, वो बोल रहा है क्या बात कर रहा है, वीवो 20,000 में दे रहा है, तू 30,000 में देंगे? अरे पागल हो गया क्या? 20,000 से ज़्यादा नहीं दूंगा। तुम्हारे साथ वो नेगोशिएशन करना शुरू कर देगा वहाँ पे। द एंड ट्रेन पर्सनल टू यूज़ द इक्विपमेंट, वो तुम्हारे किसी कस्टमर इसको बुलाएगा बंदे को कि भैया तुम जिसको फ़ोन का अच्छा नॉलेज है उसको बुलाओ, उसको बोलो मेरे को फीचर्स बताने के लिए। वो सारी चीज़ें, वो डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह तुमको उसको देना पड़ेगा। Buyers often incur substantially financial buyer often incur substantial financial cost in switching between firms। मैंने बताया कि उनको फाइनेंशियल कॉस्ट लगता है जब उनको फर्म्स को स्विच करना है। अगर उसको वीवो को छोड़ के कोई नई फर्म के पास जाना है तो नया फर्म 30,000 वाला फ़ोन उसको दे रहा है, 10,000 का उसको कॉस्ट लगेगा।
when such switching costs are higher, buyers are often reluctant to change. यही अगर सर अगर दूसरा जो नया कंपनी मार्केट के अंदर ला रहा है, अपने फ़ोन को लॉन्च कर रहा है वीवो के फ़ोन के साथ compete करने के लिए, एक दो फीचर ज़्यादा भी उसने अपने फ़ोन के अंदर रखे हुए हैं, नए 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 मार्केट में जो कंपनी आ रहा है उसने दो तीन फीचर एक्स्ट्रा रखे हुए और वो अपना प्रोडक्ट जो है 22,000 में दे रहा है, यानी कि 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, तो कस्टमर सोच सकता है कि यार मेरे को 4-5 फीचर एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2-3 फीचर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 2,000 रुपये में से वो उस एक्स्ट्रा फीचर के लिए चार्ज कर रहा है, तो सेंस बनता है कि यार दो तीन हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दो, अच्छे फीचर्स वाला फ़ोन मिलेगा, वीवो का फ़ोन छोड़ो, तो उधर कस्टमर लेगा। लेकिन तुम वही अगर वही जितना ज़्यादा कॉस्ट रहेगा, है ना, वही तुम अगर 30,000 32,000 में बेचोगे, 10-12 हज़ार का डिफरेंस रखोगे, 10-12 हज़ार का स्विचिंग कॉस्ट रखोगे, तो वो बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर तुमने ये कॉस्ट को जितना कम रखा ना, जितना कम से कम स्विचिंग कॉस्ट रखोगे ना, उतना ज़्यादा जल्दी बायर चेंज करेगा। तो इसके लिए नया प्रोडक्ट जब भी कंपनी लेकर के आती है ना, कोशिश करती है कि वो पुराने वाला प्रोडक्ट जो है, जो उनका बिक रहा था मार्केट में, उसके कहीं ना कहीं नज़दीक रखे, तभी कस्टमर स्विच करेगा, ये देखते हुए कि यार फीचर्स भी मिल रहे हैं और प्राइस भी ज़्यादा महंगा नहीं है, तो चल मैं स्विच कर देता हूँ। अगर तुम फीचर्स डिसेंट दे रहे हो और प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रख रहे हो, तो उसका स्विचिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, है ना। स्विचिंग कॉस्ट बढ़ गया तो वो ज़्यादा जल्दी जो है चेंज करेगा नहीं, वो चेंज को जो है बिल्कुल भी जो है एक्सेप्ट करेगा नहीं। तो सर स्विचिंग कॉस्ट भी अपने लिए जो है एक बैरियर बन के खड़ी रहेगी नए एंट्रेंट्स के लिए सर, है ना। आगे आते हैं सर और तीन अपने जो है बैरियर्स है जिसको समझेंगे और उसके बाद अपन यहीं पे जो है अपना पहला फोर्स ही आज समझ के अपन जो है रुकेंगे सर। टेंशन मतलब एकदम आराम आराम से बढ़ेंगे, कोई अपने को खाई नहीं है, टाइम अपने पास काफ़ी है सर, तो अपन अच्छे से चीज़ों को समझेंगे और कोई भी टेंशन आपको लेना नहीं है सर। अगला सर जो अपने लिए जो है ये बनेगा, क्या बनेगा, बैरियर बनेगा, वो है ब्रांड आइडेंटिटी। अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ब्रांड आइडेंटिटी कैसे जो है मेरे लिए बैरियर बने, कि मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, तुम तब तक थोड़ा सा ये सोचो ब्रांड आइडेंटिटी कैसे जो है अपने लिए बैरियर बनेगी, नए एंट्रेंस के लिए कैसे वो बैरियर बनेगी, सोचो। बड़ा सिंपल सा पार्ट है सर। ब्रांड आइडेंटिटी कैसे जो है बैरियर बनेगी आपके नए एंट्रेंट के लिए। सिंपल सी बात है सर, आज की डेट में सर मैं बोल रहा हूँ घर की क्या, मैं जो है एक अपना जो है नया शूज़ लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो शूज़ की इंडस्ट्री में आना है कि फ़ोन की इंडस्ट्री में रहना है, चलो फ़ोन की इंडस्ट्री में रहता हूँ। बढ़िया एग्जांपल देते हैं तुमको फ़ोन की इंडस्ट्री के अंदर में। से फॉर एग्जांपल मैं मेरा नया फ़ोन लॉन्च कर रहा हूँ, 30,000 रुपीज़ का फ़ोन है ना, 30,000 रुपीज़ का फ़ोन है। सैमसंग का भी एक फ़ोन आता है सर, मान लो 28,000 का, है ना, मान लो 28,000 का सैमसंग का भी फ़ोन आ रहा है। मेरे फ़ोन में जो फीचर्स है ना कहीं जो है एक दो फीचर जो है मेरे फ़ोन में ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू सैमसंग, है ना। लेकिन सैमसंग का फ़ोन 2,000 रुपये मेरे फ़ोन से सस्ता है। 28,000 का सैमसंग का फ़ोन है। मेरा जो नया नया जो कंपनी मार्केट के अंदर घुसने का सोच रहा है, अभी तक घुसा नहीं है, सोच रहा है, उसका जो फ़ोन का प्राइस होगा वो 30,000 होगा और एक दो फीचर उसके फ़ोन के अंदर ज़्यादा होंगे सैमसंग के फ़ोन के कंपेरिजन में। आपको क्या लगता है सर, क्या आप नए कंपनी का फ़ोन लोगे या फिर सैमसंग के फ़ोन के साथ आप स्टिक करोगे, है ना। किस कंपनी के फ़ोन के साथ आप स्टिक करोगे, है ना। मैं अगर एज अ रैशनल कंज्यूमर की तरह सोचूं तो मैं सैमसंग के फ़ोन के साथ स्टिक करूंगा, क्योंकि सैमसंग की सब ब्रांड आइडेंटिटी है। सैमसंग इतने टाइम से जो है फ़ोन को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ना, फ़ोन को बना रहा है। फ़ोन की इंडस्ट्री के अंदर से सैमसंग इतने लंबे टाइम से लोगों का सैमसंग के इस पे इतना ट्रस्ट है ना। वन ऑफ द फर्स्ट मूवर्स थे स्मार्टफोन की तरफ पे सैमसंग, है ना। तो इतना सर उसका जो है क्या है सर, इतना उसका जो है अच्छा खासा ब्रांड का आइडेंटिटी है। सैमसंग सैमसंग के नाम से आज प्रोडक्ट बिकते हैं मार्केट के अंदर, क्या सैमसंग का प्रोडक्ट है, ले ले, फीचर वीचर भी कोई नहीं देखता। सैमसंग का प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट होगा, फीचर वीचर एकदम तगड़े रहेंगे, कैमरा तो एकदम तगड़ा रहेगा, 100x जूम मिलेगा, एकदम दूर दूर की चीज़ें दिखेगी, ले ले, है ना, ले ले। तो सैमसंग सर अपने ब्रांड आइडेंटिटी के नाम से जाना जाता है। तो आप अगर एज ए नई फर्म एंट्री ले रहे हो ना मार्केट के अंदर, आपको लोग इतना पूछेंगे नहीं। आपको लोग बोलेंगे यार मैं तेरा प्रोडक्ट क्यों लूँ, 2,000 रुपये तेरे प्रोडक्ट के लिए एक्स्ट्रा क्यों दूँ। वहाँ पे सैमसंग बैठा है, 28,000 रुपये जो है मेरे को जो है फ़ोन दे रहा है, मेरे को उस पर उतना ट्रस्ट है, उसकी सर्विस मेरे को अच्छी मिलती है। अगर मेरा फ़ोन में कोई भी खराबी भी आती है, तुरंत मेरे को वो जो है अच्छे से जो है उसको ठीक करके देते। तेरी सर्विस का क्या गारंटी है, हाँ तेरा प्रोडक्ट मैंने ले लिया, एक दो दिन में ख़राब हो गया, तू तो नई फर्म है,
तेरी तेरी सर्विस अगर मेरे को अच्छी नहीं मिली तो मैं किसे भरोसा करूँ तेरी फर्म के ऊपर, है ना। तो जितना ज़्यादा आपका ब्रांड का आइडेंटिटी रहता है ना, जितना ज़्यादा आपका ब्रांड का वैल्यू रहता है ना, उतना ज़्यादा आपके लिए वो ब्रांड की आइडेंटिटी एज अ बैरियर काम करेगी नए एंट्रेंट्स के लिए, क्योंकि नए एंट्रेंट्स के लिए लोग क्वेश्चन करेंगे ना, भाई तेरे ऊपर ट्रस्ट कैसे कर ले, तेरे पे भरोसा कैसे कर ले। कल को तेरा माल खरीद लिया, तेरा फ़ोन खरीद लिया, उसके वो फ़ोन अच्छे से चला नहीं, तूने वारंटी तो दे दी। अपन ने एक स्कैम भी हुआ था ना बीच में कि 150-200 रुपये का कोई तो भी वो भारत के नाम से फ़ोन लॉन्च हुआ था और उसके बाद वो फ़ोन मार्केट में आया ही नहीं, है ना। तो ऐसा मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कुछ तो भी हुआ था, मेरे को याद नहीं आ रहा अच्छे से, बट ठीक है। खैर कमिंग बैक टू आर एग्जाम्पल कि यार तेरा मैं ब्रांड का तेरा फ़ोन में खरीदूँ, तेरा थोड़ा ना कोई ब्रांडेड फ़ोन है, तो ऐसा आलू चालू कंपनी आई है मार्केट के अंदर, वो भी 2,000 रुपये एक्स्ट्रा बोल रहे हो तुम, दो चल 2,000 रुपये सस्ता भी तू दे रही है ना कंपनी, तो भी मैं तेरा क्यों लूँ। फ़ोन जैसी चीज़ पे अपन जो है अपने घर वाले वही बोलते हैं। अगर आप मम्मियों से भी जाकर रिकमेंडेशन लोगे ना कि यार मम्मी फ़ोन लेना है मेरे को, नया कौन सा लूँ, तो मम्मी बोलेगी भाई 1,000-2,000 रुपये एक्स्ट्रा ले, लेकिन फ़ोन ऐसा ले जो कि जल्दी बिगड़े ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, जल्दी बिगड़ जाती है तो अपने को और खर्चा उसके ऊपर जो है करना पड़ता है। तो मम्मी लोग घर वाले अपने को क्या बोलते हैं कि फ़ोन बेटा ऐसा ले, चाहे 1-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्चा कर, लेकिन फ़ोन अच्छे क्वालिटी का ले कि जल्दी बिगड़ना नहीं चाहिए। आलू चालू कंपनी का फ़ोन लेगा, सस्ता फ़ोन लेगा, बिगड़ जाएगा, तेरा काम जो है ख़राब हो जाएगा। तो नई कंपनी का फ़ोन लेगा तो मम्मी बोलेगी कि नई कंपनी का फ़ोन मतलब सैमसंग का फ़ोन ले, है ना। सैमसंग का फ़ोन क्यों ले, क्योंकि भैया अरे सैमसंग है, इतने टाइम से सुना है, इतना नाम सैमसंग का, तो अच्छी कंपनी होगी और अच्छी कंपनी है भी, सर्विस वगैरह उसकी अच्छी रहेगी, बिगड़ा बिगड़ा फ़ोन तो ठीक भी करके दे देंगे। तो वो ब्रांड का आइडेंटिटी बन चुका है। सैमसंग में इतने अच्छे कैमरा का क्वालिटी मिलता है और आज की डेट में लोगों को चाहिए कैमरा चाहिए, मोस्ट ऑफ द लोगों को, ठीक है ना। तो सर ब्रांड आइडेंटिटी अगर आपकी क्रिएट हो चुकी है ना, तो वो एज अ बैरियर काम करेगी आपके न्यू एंट्रेंस के लिए। पढ़ मैं कुछ खास नहीं रहा हूँ सर, टेक्स्ट के अंदर कुछ मेरे ख्याल से लिखा हुआ नहीं है ना। तो वो टेक्स्ट आप आपकी साइड से एक बार पढ़ लेना, मेरे ख्याल से टेक्स्ट के अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं, कंसेप्ट अपने को समझ में आ चुके हैं, बस कंसेप्ट ही है। चलो एक बार टेक्स्ट को पढ़ ही लेते क्या बोलते हैं सर। द ब्रांड आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर्ड बाय एग्जिस्टिंग फर्म्स कैन सर्व एज अनदर एंट्री बैरियर। वही बोल रहा है सर, एंट्री के बैरियर की तरह काम करेगा, वही तो अपन पढ़ रहे हैं। ब्रांड आइडेंटिटी, एक सेकंड भाई फिर आ गया कीड़ा घूम रहा है, 2 कीड़े बाहर फेंक के आज वो तीसरा कीड़ा फिर आ गया, पर खैर पहले लेक्चर खत्म करते फिर इस कीड़े को निपटाता हूँ। मतलब बाहर उसको फेंक दूंगा और कुछ नहीं। पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फॉर इनफ्रीक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट्स दैट कैरी अ हाई यूनिट कॉस्ट टू बायर। बेसिकली सर जिनका यूनिट कॉस्ट हाई रहता है ना, मतलब अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो जिनका यूनिट कॉस्ट हाई है, जैसे कि मैंने बोला 2,000 रुपये मेरा जो नया वाला प्रोडक्ट मैं लॉन्च कर रहा हूँ ना, जो नई कंपनी लॉन्च कर रही है नया प्रोडक्ट, उसका 2,000 एज कम्पेयर टू सैमसंग प्राइस हाई है, लेकिन स्टिल लोग जो है सैमसंग को ही प्रीफर करेंगे। 2,000 रुपये जो है आपका जो है मे बी सैमसंग का प्राइस 2,000 रुपये हाई रहेगा, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, सैमसंग का प्राइस में से फॉर एग्जांपल 2,000 रुपये ज़्यादा भी है ना। और आपका जो ये है नई कंपनी है उसका 2,000 रुपये सस्ते में भी मिल रहा है, तो भी आप ब्रांड को जो है ज़्यादा वैल्यू दोगे कि यार सैमसंग है, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा भी देंगे तो अश्योरिटी तो भी रहेगी कि फ़ोन ख़राब नहीं होगा, और होगा तो मेरा जो है ये लोग मेरे को अच्छे से सर्विस भी देंगे, इनकी सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। तो ये एक आपकी एक ब्रांड जो है, ब्रांड का जो है एक वैल्यू इस्टेब्लिश होता है, ब्रांड की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश होती है, जिसका बेनिफिट जो है डेफिनेटली आपको जो है एज अ एंट्री बैरियर की तरह जो है मिलने वाला है सर। उसके बाद सर अपन आते हैं अगले बैरियर की तरफ, वो है क्या सर, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, है ना। अब से फॉर एग्जांपल सर अगर आपने जो है शार्क टैंक देखा रहेगा, है ना, शार्क टैंक आपने देखा रहेगा ना, शार्क टैंक के अंदर सर आपने देखा रहेगा काफ़ी बार जो पिक्चर्स वहाँ पे पिच करने आते हैं ना, से फॉर एग्जांपल जो क्विक कॉमर्स वाले पिक्चर्स रहते हैं ना, जैसे कि चिप्स बनाने वाली कोई कंपनी आ गई, है ना, कुछ चूड़ा बनाने वाली कंपनी आ गई, है ना, या फिर चॉकलेट बनाने वाली कंपनी आ गई, कॉफ़ी बनाने वाली कंपनी आ गई, तो शार्क्स इनको हमेशा एक क्वेश्चन करते थे कि क्या आप क्विक कॉमर्स पे हो। क्विक कॉमर्स मतलब क्या, क्विक कॉमर्स मतलब आपका अपना ये ब्लिंकिट, जेप्टो, है ना, फिर वो स्विगी, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट, है ना, ये जितने भी एप्लीकेशन ये क्विक कॉमर्स के अंदर आते हैं, है ना। इसके अंदर जितनी भी खाने पीने की चीज़ें ना, ग्रोसरी की फूड आइटम्स वगैरह अपने वो सारे जो है बिकते है ना, अंडे, ब्रेड, वेजिटेबल्स भी, है ना, ये इन सब पे जो है क्विक कॉमर्स के ऊपर बिकता है ना। तो इनको शार्क हमेशा एक क्वेश्चन पूछते कि क्या आप क्विक कॉमर्स पे हो, तो सारे जितने भी स्टार्टअप्स वहाँ पे आते हैं बोलते कर कि नहीं हम क्विक कॉमर्स पे नहीं, हमको जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक्सेस ही नहीं मिलता। ब्लिंकिट और जेप्टो की तरफ हम लोग जो है जाकर के बोलते रिक्वेस्ट करते कि हमको भी आने दो तुम्हारे चैनल के ऊपर, हमको भी वहाँ पे हमारा माल जो है, हमारे जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट करने दो, लेकिन लिस्टिंग के लिए इतनी बड़ी लाइन होती है कि हमको मौका ही नहीं मिलता उधर हमारे प्रोडक्ट लिस्ट करने का, तो हम लोग लिस्ट नहीं कर पाते। फिर शार्क्स वहाँ पर डायलॉग मारते कि कोई ना, अब हम आ गए, हम आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो जो है एक और एक चैनल जो है खोल देंगे आपके लिए क्विक कॉमर्स का, समझ रहे हो सर। तो जितने नए एंट्रेंट्स हैं ना, इनके लिए
एक दिक्कत होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एक्सेस नहीं कर पाते, है ना। जैसे कि अभी मैंने आपको एक क्विक कॉमर्स वाला एग्जांपल दिया, है ना, कि क्विक कॉमर्स के अंदर क्या हो रहा है सर, जेप्टो है, अपने ब्लिंकिट है ना, बिग बास्केट है। इधर जो स्टार्टअप्स के प्रोडक्ट्स है ना, चिप्स विप्स बनाती है जो कंपनी, चॉकलेट बनाती है, ये लोग अपने प्रोडक्ट को इधर लिस्ट करना चाहते हो क्विक कॉमर्स के ऊपर, लेकिन कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि नई एंट्री है। जो जितने भी एग्जिस्टिंग बड़े बड़े फॉर्म्स है ना, वो लोग ज़्यादा अमाउंट में पैसा देते हैं ब्लिंकिट को, जेप्टो को, कि भैया तुम नए जो कंपनी है ना उनको लिस्ट होने मत दो, है ना उधर। और एक तो नए इतने सारे प्रोडक्ट, नए इतने सारे कंपनियां बन रहे हैं ना आज की डेट में, कि लिस्टिंग के लिए लाइन भी बड़ी बड़ी रहती है, तो आपको प्रेफरेंस नहीं मिलता है, नहीं मिल पाता। आपको प्रेफरेंस कब मिलेगा? जब आप ज़्यादा लिस्टिंग फी दोगे। आप लिस्टिंग फी ज़्यादा दो, हम आपको जो है क्या कर लेंगे, हम आपको जो है तुरंत लिस्ट करवा देंगे। तो ये जितने भी आपके अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड्स होते हैं ना, ये लोग लिस्टिंग फी ज़्यादा देते हैं, है ना। कि जितने भी आपकी बड़ी बड़ी एफएमसीजी की कंपनी है, चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है, नेस्ले हो गया, कैडबरी हो गया, है ना, कोई छोटी मोटी नई स्टार्टअप कंपनी आ रही है चॉकलेट बनाने वाली, तो उसको ये लोग क्विक कॉमर्स पे कैसे आने नहीं देते? ज़्यादा पैसा देंगे जो जेप्टो को, ब्लिंकिट को, कि भैया हमारा प्रोडक्ट जो है सबसे ज़्यादा कंज्यूमर को शो करो, इनके प्रोडक्ट शो ही मत करो, इनके प्रोडक्ट लिस्ट ही मत करो, हमारे प्रोडक्ट लिस्ट करो, ये लो हमसे भर भर के लिस्टिंग फी लो, है ना। तो उनके लिए काफ़ी सारे जो है बैरियर होते हैं चैनल्स को एक्सेस करने के लिए, है ना। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उनके लिए एक बैरियर है ना। उधर तक उनको वो एक्सेस नहीं कर पा रहे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को वो क्या नहीं कर पा रहे, एक्सेस नहीं कर पा रहे। मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल से तुमको क्लियर हो गया रहेगा। द अनअवेलेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स फॉर न्यू एंट्रेंट्स पोजेस अनदर सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर। जैसे कि अपने को एग्जाम्पल में देखा, शार्क टैंक तुमने देखा रहेगा तो बिल्कुल अच्छे से तुमको ये कनेक्ट हो गया रहेगा। नहीं देखा है तो मैंने तुमको बताया, जेप्टो, ब्लिंकिट, ये ऐसी क्विक कॉमर्स की वेबसाइट से इनके ऊपर जो है स्टार्टअप्स को आना होता है, लिस्ट करवाना होता है अपने प्रोडक्ट को, लेकिन लाइन इतनी लंबी रहती है ना, कि लाइन इतनी लंबी रहती है कि इनको मौका ही नहीं मिलता है ना। नए बड़े बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स अपने पहले ही आकर के जगह बना देते, ज़्यादा पैसा लगाते, ज़्यादा लिस्टिंग फी देते, फटाफट अपने आप को लिस्ट करवा देते। कोई भी सेल वगैरह आया, वहाँ पे ज़्यादा पैसा दे करके फ्रंट का बैनर ले लेंगे और अपना प्रोडक्ट वहाँ पे चलाते रहेंगे, है ना। तो आपके जितने भी छोटे मोटे स्टार्टअप कंपनी के प्रोडक्ट है वो उधर दिखेंगे ही नहीं, है ना, एंट्री नहीं बना पाएंगे अपनी। कोई बड़ी सेल आ रही है, बिग बिलियन डील वाली सेल वगैरह, ऐसा कोई बड़ा सा, ऐसे अमेजोन का जैसे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आता है ना, बड़े बड़ी जो सेल आती है, इसके अंदर बड़े बड़े ब्रांड्स अच्छा खासा अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सबको पैसा देते और अपनी जगह बुक कर लेते। छोटे मोटे ब्रांड्स को जगह ही नहीं मिलती वहाँ पे, नए कॉम्पिटिटर को एंट्री लेने के लिए जगह ही नहीं मिलती है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इनको एक्सेस नहीं मिल रहा है ना। डिस्पाइट द ग्रोइंग पावर ऑफ इंटरनेट, मेनी फर्म्स में कंटिन्यू टू रिलाई ऑन देयर कंट्रोल ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, है ना। इसकी वजह से क्या होता है सर, अभी आपको ऑनलाइन तो लिस्ट करने का मौका मिल नहीं रहा है, तो आप क्या बोलते हो, चल फिजिकली धंधा करता हूँ। फिजिकली उतना धंधा आजकल हो रहा नहीं है ना। फिजिकल जो ऑफलाइन शोज है वहाँ पे उतना धंधा आजकल हो नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऐसे बैरियर काम कर रहा है कि आप एंट्री नहीं ले पा रहे हो, ऑनलाइन मार्केट के अंदर आपको एंट्री नहीं मिल रही है ना सर। तो ये एक आपके लिए जो है क्या हो गया सर, ये आपके लिए एक बैरियर हो गया। आखिरी बैरियर जो हमारे न्यू एंट्रेंट के लिए रहेगा वो ये है सर, पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन। सिंपल सी बात है सर, से फॉर एग्जांपल अभी तक के जितने भी बैरियर्स थे, सारे बैरियर्स को आप डॉज कर गए, सारे बैरियर्स को आप डॉज कर गए, है ना। अब आप जो है मार्केट के अंदर एंट्री जस्ट लेने ही वाले हो, है ना। से फॉर एग्जांपल अपन जूते की इंडस्ट्री पे फिर से आ जाते हैं। जूते की इंडस्ट्री में अपन ने देखा क्या, अपन जो है एक जूता लॉन्च कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल अपन एक नया जूता लॉन्च कर रहे हैं, नाइकी है, पूमा है, एडिडास है ना। अपन ने अपना एक जूता लॉन्च किया जो कि जॉर्डन जैसा ही दिखता है ना, जो कि जॉर्डन जैसा ही दिखता है। और जॉर्डन के अंदर भी काफ़ी सारे अलग अलग मॉडल रहते हैं, कोई भी एक ऐसा तुम मॉडल ले लो। से फॉर एग्जांपल अपना ऐसा ये वाला जूता है, तुम्हारे स्क्रीन में देख सकते हो तुम, ये वाला जूता है। ऐसा ही सिमिलर दिखने वाला जूता जो है अपन ने क्या कर दिया, अपन ने अपनी जो एक नई कंपनी है जो कि शूज़ के इंडस्ट्री में घुस रही है, ऐसे ही सिमिलर दिखने वाला जूता उसने बना दिया, है ना। लोगो वगैरह ऑलमोस्ट सब सिमिलर है। और वो क्या कर रहा है सर, ये जो नाइकी का जूता है ओरिजिनल वाला जूता, ये सर फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज़ का, उसने जो है अपना जूता क्या कर लिया, जो है से फॉर एग्जाम्पल 30,000 पे जो है था, क्या 30,000 बहुत कम हो गया, 40,000 पे उसने जो है क्या कर दिया, अपना जूता जो है लिस्ट कर दिया, है ना, कि वो जूता बेचेगा 40,000 पे। तो जो नई कंपनी आ रही है वो सेम जूता कितने पे लेकर आ रही है, 40,000 पे लेकर आ रही है। नाइकी कितने में जूता बेच रहा है, वो जॉर्डन का 50,000 में बेच रहा है। अब नाइकी ने देखा कि साला ये जो आ रहा है मार्केट में नया, है ना, मेरे जैसे ही जूता इसने बनाया हुआ है, मेरे जैसे सस्ते दाम में बेच रहा है। कस्टमर लोग को नाइकी देख रहा है, कस्टमर लोग उधर जा रहे हैं, उसके पास से जूता खरीद रहे हैं, फर्स्ट कॉपी जूता खरीद रहे हैं, है ना। 10,000 रुपये सस्ते में मिल रहा है तो कस्टमर लोग वहाँ तुरंत वहाँ पे भाग रहे हैं। नाइकी ने बोला अभी इसको मजा सिखाता हूँ। नाइकी ने अपना जो ये 50,000 का जॉर्डन है, इसको सीधा कर दिया 30,000 पे, लगाया एक सेल नाइकी की वेबसाइट पे, कर दिया 50,000 के जूते को सीधा 30,000। अब ओरिजिनल जूता मिल रहा है 30,000 पे, तो कोई तेरा फर्स्ट कॉपी जूता 40,000 पे क्यों लेगा? समझ रहा है नहीं समझ रहा तुमको?
अग्रेसिव रिटेलिएशन दिया तुम्हारे जो एग्जिस्टिंग प्लेयर था ना मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, उसने क्या किया, एग्रेसिव रिटेलिएशन दिया। बोला घर कि तू साले 10,000 रुपये कम करेगा, ले मैं एक ही साथ 20,000 रुपये कम कर देता हूँ, ओरिजिनल माल, देखते हैं अब क्या करता है तू, है ना, देखते हैं अब क्या करता है। अब तू इससे नीचे बेच नहीं पाएगा। जो नया बंदा था ऑलरेडी 10,000 रुपये सस्ते में बेच रहा है ना, ऑलरेडी उसके पास इतने बैरियर्स है, इतने बैरियर्स को डॉज करके यहाँ तक पहुँचा है ना, तो कितनी ज़्यादा मुश्किलें उसने फेस की रहेगी। अब 10,000 उसने कम कर लिया, 40,000 पे आ चुका है, इसके नीचे तो वो जा ही नहीं सकता ना। चल 30,000 कर देता हूँ, ओरिजिनल पीस 30,000 पे, देखते हैं सर किसका ज़्यादा माल बिकता है, नाइकी की ज़्यादा बिकेगा, ओरिजिनली लोग ज़्यादा खरीदेंगे, है ना। तो उसने क्या किया, एग्रेसिव रिटेलिएशन किया। तुमको लगा अरे क्या करेगा नाइकी है, थोड़ा ना इतना कम करेगा, कम करके लेके आएगा 40 पे, हेड टू हेड कॉम्पिटिशन करेंगे उसके साथ। उसने कर दिया 30,000 खत्म, तुम्हारा नामो निशानी खत्म, दिख ही नहीं पाओगे। एक सेल में तुम्हारा नाइकी तुमको उड़ा के लेके गया, है ना। एग्रेसिव रिटेलिएशन किया नाइकी ने यहाँ पे, क्या किया, एग्रेसिव रिटेलिएशन किया। तो इसके वजह से क्या हुआ है सर, इसकी वजह से तुम टिक ही नहीं पाओगे सामने, है ना, टिक ही नहीं पाओगे सामने, तुम टिक ही नहीं पाओ। तुमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था यार ऐसा कुछ रिटेलिएशन आएगा, एकदम एग्रेसिव उसने रिटेलिएट कर दिया। अब कर, मेरे को पता है तू 40 से नीचे नहीं जा सकता है, मैंने 30 कर दिया, अब बता, अब बता, सीधा 30 कर दिया मैंने। 40 पे खेलना ही नहीं है दोस्त, 40 पे खेलना ही नहीं है, सीधा 30 कर देंगे, खत्म। अभी तू टिक ही नहीं सकता हमारे सामने, खत्म, गुड बाय, टाटा, गया, है ना। तो इसी के साथ सर ये वाला हमारा जो पार्ट है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। सर मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियरली अच्छे से ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। घर पे जाना एकदम अच्छे से फिर से पढ़ना, नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो तुम वहाँ से नोट्स उठा करके अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेना। आई नो एक इसके पिछले वाले लेक्चर के भी नोट्स अपलोड नहीं हुए थे, बट गारंटी देता हूँ सर, जैसे ही तुम ये लेक्चर देखोगे ख़त्म करके, तुम जैसे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे, तुमको वहाँ पे इस लेक्चर के नोट्स और इससे पिछले वाले लेक्चर के नोट्स भी अवेलेबल मिलेंगे। तो टेंशन मत लो, आराम से नोट्स डेली बेसिस पे कंप्लीट करो, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं सर क्या, हम लोग इंडस्ट्री का एनालिसिस कर रहे हैं। इंडस्ट्री के एनालिसिस के लिए अपन ने पॉटर का 5 फोर्स मॉडल को जो है यूज़ किया हुआ है। 5 फोर्स मॉडल के अंदर सबसे पहला फोर्स आ रहा है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स की। देखो इंडस्ट्री के अंदर कोई नया एंट्रेंट तो नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है ना तो काफ़ी सारी चीज़ें वो हमारी हिला देगा, काफ़ी सारी चीज़ें जो है डिस्टर्ब कर देगा, नीचे ऊपर कर देगा। उसको कैसे, उसको डिस्टर्ब करने से रोके, कैसे वो डिस्ट्रप्शन करने से रोके, उसके लिए अपन ने बैरियर्स समझे। कल जब अपन जाएंगे ना, तो कल अपन आएंगे ना, तो कल अपन दूसरे फोर्स को पढ़ेंगे, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, है ना। इसको हम लोग आराम से कल के लेक्चर में समझते हैं। आज तुम इतना पढ़ लो, अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, बाकी मिलता हूँ मैं तुमसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को देखने के लिए। आई होप तुमको ये लेक्चर पसंद आया रहेगा। 1 hour 15 minutes का ये लेक्चर है, मज़ा आया। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड टेक केयर, और नोट्स बना लेना, ठीक है, बाय।